हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलो जी, रिवीजन क्लास नंबर 2 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जैसे हम अपने शेड्यूल के अनुसार चल रहे हैं, आज जो हमारे टॉपिक्स खत्म होंगे वो हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एंड उसके बाद अपन लोग शुरू करेंगे प्रोस्पेक्टस। ओके, सो लेट अस प्रोसीड्स टुवर्ड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। चलिए जी, शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इससे ही कल की क्लास में हम बिलमेंट और इंडेमनिटी खत्म कर चुके हैं और आज हम एजेंसी जब खत्म कर देंगे तो हमारा 12 नंबर का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साइड पे हो गया। 12 से 16 नंबर का आता है। ठीक है, चलो तो चलिए जी, आगे बढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की तरफ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इसमें एक एजेंट होता है, एक होता है प्रिंसिपल, और दोनों के बीच में एक एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इसकी खास बात यह है कि यहां पर कंसिडरेशन शुरुआत में नहीं आता। जब एजेंट काम करना शुरू करता है, फॉर एग्जांपल मैंने स्टेप नंबर 1 किसी को अपना एजेंट बनाया, तो जरूरी नहीं उसको कमीशन भी उसी दिन पे कर दूंगा। कमीशन कब पे होगी? जब वो काम करना शुरू करेगा। क्या ये पॉसिबल है? उसने काम कभी किया ही नहीं, यस, तो इसलिए कमीशन कभी मिलेगी नहीं, ये वेरी मच पॉसिबल है। तो इसलिए यहां पर कंसिडरेशन लेटर ऑन आता है, कॉन्ट्रैक्ट बनते हुए नहीं। ठीक है जी। रूल ऑन विच द एजेंसी इज बेस्ड। हाँ, पूरा एजेंसी कौन से रूल के ऊपर बेस्ड है? एमसीक्यू पर्पज से ये सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, एमसीक्यू पर्पज से रेलेवेंट बनता है कि एजेंसी कौन से रूल पर बेस्ड है। अरे क्या हो रहा है ये? हाँ जी, एजेंसी कौन से रूल पे बेस्ड है? तो रूल है क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, मतलब जो व्यक्ति किसी एजेंट के थ्रू काम कर रहा है, इसका मतलब वो खुद ही काम कर रहा है। एक और रेलेवेंट चीज यहां बनती है, वो है ट्रू टेस्ट ऑफ एजेंसी। कब माना जाता है कि एजेंसी है? वो कब माना जाता है? जब एक व्यक्ति के पास कैपेसिटी टू बाइंड द प्रिंसिपल है, मतलब अपनी हरकतों से वो प्रिंसिपल को लायबल ठहरा सकता है, एंड मेक हिम आंसरेबल टू द थर्ड पार्टी, मतलब अपनी हरकतों से वो किसी प्रिंसिपल को, अपने किसी बॉस को, थर्ड पार्टी को लायबल ठहरा सकता है। ओके, वेदर ही कैन एस्टेब्लिश द प्रेविटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी, मतलब वो ये प्रूव कर सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेशक उसने किया है, मगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसके बीच में है? बिटवीन अ प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी, यानी कि ही इज एक्टिंग ऑन बिहाफ of the principal, so original contract take place between a principal and third party only। तो अगर ये दोनों कंडीशन यस है, मतलब एक पार्टी अपनी हरकतों से प्रिंसिपल को लायबल ठहरा रही है और जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर दोनों क्वेश्चन का आंसर यस है तो इसका मतलब ट्रू टेस्ट ऑफ एजेंसी है, मतलब वहां पर एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। और आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है एसेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। इंप्लाइड कैसे होगा देखते हैं। फिलहाल कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी में कहता है कि हर वो व्यक्ति जो कि एज ऑफ मेजॉरिटी का होगा, माइनर नहीं होगा मतलब, और जो साउंड माइंड का होगा, वही केवल एजेंट को एम्प्लॉय कर सकता है। यानी कि इसको देखकर तो पता लग रहा है कि यानी कि प्रिंसिपल की कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसकी? प्रिंसिपल की कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आगे क्या एजेंट माइनर हो सकता है? इसने तो प्रिंसिपल के बारे में लिखा है। हाँ, एजेंट माइनर हो सकता है। तो फिर अब होगा क्या? अगर एजेंट माइनर है तो माइनर होने का मतलब क्या होगा कि एजेंट लायबल ही नहीं होगा प्रिंसिपल को। देखो, वैसे प्रिंसिपल अपनी हरकतों के लिए, एजेंट अपनी हरकतों के लिए प्रिंसिपल को लायबल होता है, परंतु अगर एजेंट माइनर है तो वो तो लायबल ही नहीं होगा ना भैया। फिर तो चले कंसिडरेशन, अगर मैं कंसिडरेशन की बात करूं तो कोई भी कंसिडरेशन नहीं रिक्वायर्ड जिस टाइम एजेंसी बनाई जाती है, तो कंसिडरेशन लेटर ऑन पिक्चर में आता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। देखो जी, बेशक एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है कस्टमर से, बट एजेंट किसके बिहाफ पर काम करता है? प्रिंसिपल। तो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? प्रिंसिपल एंड कस्टमर के बीच में। तो इसलिए यानी कि उसके द्वारा किए गए काम से क्या प्रिंसिपल लायबल रहता है थर्ड पार्टी को? यस। तो इसलिए पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी के बीच में ही होता है। एजेंट इज पर्सनली लायबल टू द प्रिंसिपल। अगर देखो एजेंट ने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड किया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने अपने एम्प्लॉय कुंदन को कहा कि कुंदन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेडिसिन ला दे। वो मेडिसिन के साथ साथ मेरी क्रियाक्रम का सामान भी ले आया और सवाल उठा, मैंने कहा कि ये के सामान कितने का? कहने लगा सर मेडिसिन तो 50 रुपए की है, क्रियाक्रम का सामान 2000 रुपए का है। तो क्या मैं 2000 रुपए के सामान के लिए लायबल हूं?
नहीं, मैं लायबल नहीं हूं। क्यों? क्योंकि उसने, एजेंट ने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर दिया है, और जब एजेंट अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर देगा, मतलब जो काम उसे कहा गया है वो उसके एक्स्ट्रा भी फालतू में काम करने लग गया है, तो प्रिंसिपल इज नॉट लायबल, तो वहां पर एजेंट पर्सनली लायबल हो जाएगा। परंतु अगर एजेंट माइनर हुआ तो ही इज नॉट लायबल एट ऑल, मतलब वो पर्सनली लायबल नहीं है। ठीक है, आगे, हु मे बी एन एजेंट, एजेंट कौन बन सकता है? लॉ कहता है एनी पर्सन में बिकम एन एजेंट बट नो पर्सन हु इज नॉट ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी एंड ऑफ साउंड माइंड कैन बिकम एन एजेंट। यानी कि ध्यान रखना, नॉर्मली क्या होना चाहिए कि अब लॉ क्या कहता है? कहता है कि एजेंट की भी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी नहीं है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट तो फिर क्या होगा कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा प्रिंसिपल को। अब यहां लॉ कंपल्सरी नहीं कर रहा, लॉ कहता है कि अगर उनकी कैपेसिटी नहीं है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे प्रिंसिपल को। इसका मतलब अब लॉ ने आपके ऊपर छोड़ दिया है कि भैया अगर एजेंट माइनर है तो ध्यान रखना फिर वो लायबल नहीं होगा प्रिंसिपल को, ये बात ध्यान रख लेना। चलो जी, और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। एजेंसी किस तरीके से क्रिएट की जा सकती है? तो हम, एक तो तरीका होता है कि एक्सप्रेस एजेंसी, मतलब बोल कर या लिख कर, जैसे नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है तो वैसे ही एजेंसी क्रिएट कर सकते हो बाय द एक्सप्रेस एग्रीमेंट। और एक होता है इम्प्लाइड एजेंसी। इम्प्लाइड एजेंसी का मतलब ना बोला गया ना लिखा गया, मगर फिर भी एजेंसी क्रिएट हो गई। कैसे एजेंसी कैसे क्रिएट हो गई? हरकतों से। अच्छा, इम्प्लाइड कैसे हो सकती है एजेंसी? देखिएगा, कैसे हो सकती है? हम कहते हैं एजेंसी बाय स्टॉपल। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे को क्लासेस लेने के लिए कहीं हॉल नहीं मिल रहा था, तो मेरा जो एजेंट है कुंदन, वो गया एक हॉल के ओनर के पास। मैं भी सामने खड़ा था और मेरे सामने कह रहा है कि ये अपने पोपली सर है, इन्हें हॉल चाहिए आपका रेंट पर। हॉल के ओनर ने कहा 25,000 रुपये लगेंगे एक क्लास के। कुंदन ने कहा कोई दिक्कत नहीं, पोपली साहब है अपने, कोई दिक्कत नहीं। मैं खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा। तो क्या मैं हॉल ओनर को लायबल हो चुका हूँ? यस, अपनी हरकतों से मैं बता चुका हूँ कि जो भी कुंदन कर रहा है वो मेरे बिहाफ पर कर रहा है, यानी कि जो भी कुंदन कर रहा है उसको मेरी कंसेंट है। तो इस तरीके से क्या एजेंसी एंटर्ड हो रही है? यस, दिस इज कॉल्ड एजेंसी बाय स्टॉपल। मैं अपनी हरकतों से सामने वाले को बता रहा हूँ कि हाँ हाँ, जो कुंदन कर रहा है वो ठीक है, वो मेरे एजेंट के रूप में काम कर रहा है, तो लेटर ऑन मैं मना नहीं कर सकता। तो इसे ही अपन लोग एजेंसी बाय स्टॉपल कहते हैं। यानी कि जैसे वर्ड देख लीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति अपने वर्ड्स ऑफ माउथ या फिर राइटिंग या फिर हरकतों से सामने वाले को यकीन दिला दे कि जो सामने वाला हरकतें कर रहा है वो उसका एजेंट ही है, जबकि वो रियलिटी में एजेंट नहीं है, तो फिर अब मैं मना नहीं कर सकता। जिसने मैंने ये हरकतें की हैं तो मैं ये मना नहीं कर सकता। अब एजेंसी बाय स्टॉपल के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। पहला, प्रिंसिपल मस्ट हैव मेड अ रिप्रेजेंटेशन, मतलब प्रिंसिपल ने हरकतें की हों। ये हरकतें एक्सप्रेस भी हो सकती हैं, इम्प्लाइड भी हो सकती हैं, और इन हरकतों से ये पता लग रहा हो कि एजेंट के पास अथॉरिटी है कोई काम करने की, और प्रिंसिपल की हरकतों से ही थर्ड पार्टी को उकसावा मिला हो ये कॉन्ट्रैक्ट करने का, अदरवाइज उसने थोड़े ना करना था। तो थर्ड पार्टी ने इसी रिप्रेजेंटेशन के बिलीफ के बेसिस पे ही कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो ये सब जरूरी हैं, तभी जाकर इम्प्लाइड एजेंसी एंटर्ड होती है, जिसे एजेंसी बाय स्टॉपल भी कह सकते हैं। और आगे बढ़ सकते हैं, चले जी। फिर हमारी अगली एजेंसी आती है एजेंसी बाय नेसेसिटी। ऐसी एजेंसी जो कि बहुत ही इमरजेंसी के अंदर जनरेट होती है उसे कहते हैं एजेंसी बाय नेसेसिटी। अब एजेंसी बाय नेसेसिटी में एजेंट द्वारा किए गए काम के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा अगर कुछ एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने एक पेरिशेबल आइटम रेलवे से भेजी, बट जयपुर के अंदर कुछ कारणों से ट्रेन रुक गई और आगे चल नहीं पा रही थी ट्रेन। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया वहाँ आगे रेल की पटरियों पर, तो जो ट्रेन का टीसी था उसने लोकल गांव वालों को मेरे जो सेब संतरे जो भेज रहा था मैं ट्रेन के अंदर, वो सब उठा के बेच दिए हल्के फुल्के दाम पर। तो उसने मेरे एजेंट के रूप में काम किया। क्या उसके द्वारा की गई हरकतों से मैं लायबल हूं? हाँ, मैं लायबल हूं अगर कुछ एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। मैंने उसको एजेंट नहीं बनाया, बट फिर भी वो नेसेसिटी के अंदर, इमरजेंसी के अंदर उसने मेरे लिए, मेरे बिहाफ पर ये काम कर दिया। मैं उसके द्वारा किए गए काम से लायबल हूं। पहली कंडीशन, अगर उसने काम गुड फेथ में किया है, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। दूसरा, प्रिंसिपल से कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, उसकी कंसेंट नहीं मिल पा रही थी। थर्ड, ये एक्ट प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए ही किया गया था। और फोर्थ, एजेंट ने ड्यू केयर एक्सरसाइज की थी, मतलब उसने अपनी तरफ से बिल्कुल ढंग से रेट लगवाने की कोशिश की थी, उसने औने पौने दाम पे जानबूझ के मजे लेने की कोशिश नहीं की है। ठीक है जी, तब प्रिंसिपल लायबल होता है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे साले साहब का अगर डिनर ऑर्गेनाइज करना है मैंने, और मैंने होटल ताज के अंदर अगर बुकिंग करनी थी उसके लिए, अपने साले साहब के लिए, परंतु मैं बुकिंग नहीं कर रहा था, तो इतने में मेरे पड़ोसी जाके मेरे बिहार पर बुकिंग करवा के ले आया। सवाल उठा, मैंने पड़ोसी को कहा था कि जाके बुकिंग करा, होटल ताज के अंदर डिनर की बुकिंग करा, नहीं, बट वो फिर भी चौधरी बन के करा के आया। सवाल उठा, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, क्या मैं अपने पड़ोसी के द्वारा किए गए काम को या तो हाँ कर दूं या ना कर दूं। अगर मैंने हाँ कर दिया तो होगा क्या कि मतलब मेरे पड़ोसी ने मेरे बिहाफ पर काम किया है और मैंने उसे हाँ कर दिया। इसे कहते हैं एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि आपके बिहाफ पर एज एन एजेंट कोई व्यक्ति काम कर चुका है और अब आप उसे उस काम के लिए अपनी कंसेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। अब एजेंसी बाय रेटिफिकेशन के लिए कुछ कंडीशंस जरूरी होनी चाहिए। पहला, जो हरकत की गई है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर की गई है, प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस में है तभी रेटिफिकेशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंपनी एग्जिस्टेंस में अभी आई नहीं है, कंपनी के बिहाफ पर कंपनी के प्रमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कंपनी के जन्म से पहले। ध्यान रखना, कंपनी जन्म के आने के बाद इसको रेटिफाई नहीं कर सकती, कंपनी लायबल नहीं होगी। ध्यान रखना, क्योंकि प्रमोटर ने जो काम किया है उससे कंपनी लायबल नहीं होगी। अगर उन्होंने कंपनी के बिहाफ पर किया है तो भी। यस, क्यों? क्योंकि जिस टाइम प्रमोटर ने काम किया उस वक्त कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी। ठीक है। थर्ड, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। हाँ जी, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी का मतलब है कि जो एजेंट काम करके आ रहा है उसकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, प्रिंसिपल की कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। जब ये काम किया जा रहा है तो प्रिंसिपल की कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, फुल नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल। जो भी काम एजेंट करके आया है उसकी पूर्ण नॉलेज अगर वो प्रिंसिपल को देता है तभी प्रिंसिपल लायबल होगा, अदरवाइज लायबल नहीं होगा। ओनली लॉफुल एक्ट कैन बी रेटिफाइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मेरा चेक चुरा के तुमने मेरे फर्जी साइन कर दिए, मैं बाद में कहता हूं कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ही किया है, मान लो ये मैंने ही किया है, नहीं, ये गलत है। अनलॉफुल एक्ट कभी भी रेटिफाइड नहीं हो सकता। इंटायर ट्रांजेक्शन नीड टू बी रेटिफाइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एजेंट गया और होटल में होटल ताज की बुकिंग करा के लाया, मेरा पड़ोसी अगर एज ए एजेंट गया, और मान लीजिए मैं कहता हूं कि नहीं भाई, जितना भी बिल आएगा उसका 50% मैं दूंगा, बस 50% से ज्यादा नहीं दूंगा। लॉ कहता है ऐसा नहीं होता। अगर आपने रेटिफिकेशन किया तो मतलब रेटिफिकेशन पूरा ही है। फिर रेटिफिकेशन कभी आधा अधूरा नहीं होता, रेटिफिकेशन फिर पूरा ही होता है। तो अगर आपने कोई भी रेटिफिकेशन किया तो वो रेटिफिकेशन ऑफ फुल ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? रेटिफिकेशन ऑफ फुल ट्रांजेक्शन। ठीक है। अगली बात, रेटिफिकेशन कैन बी डन बाय द प्रिंसिपल ओनली। हाँ जी, केवल प्रिंसिपल ही रेटिफिकेशन कर सकता है और कोई नहीं। रेटिफिकेशन रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए। रेटिफिकेशन रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए। ओके। अब कहता है ओनली दोज एक्ट विच द प्रिंसिपल हैज द अथॉरिटी टू परफॉर्म कैन बी रेटिफाइड। मतलब जो प्रिंसिपल कर सकता है काम वही। फॉर एग्जांपल अल्ट्रा वायरस एक्ट। फॉर एग्जांपल कंपनी, अगर मान लीजिए कंपनी के बिहाफ पर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कंपनी गारमेंट्स की इंडस्ट्री में आप केमिकल का काम कर रहे हो, तो कंपनी के पास इस एक्ट को रेटिफाई करने की अथॉरिटी नहीं है। तो यानी कि वही एक्ट रेटिफाई हो सकते हैं जिनको रेटिफाई करने की अथॉरिटी प्रिंसिपल के पास हो। अगर आप कंपनी के बिहाफ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो करो ना जो कंपनी कर सकते हैं, मतलब उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर हो, उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर मत हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एजेंट्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। अब ये वही हो गया, एजेंसी इन नेसेसिटी वही हो गया, कोई अलग नहीं है पॉइंट। आता है ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट। हाँ जी, एजेंट की क्या क्या ड्यूटी होती है? पहली बात, रीजनेबल केयर। तो एजेंट तुम्हारे पास प्रिंसिपल की चीज पड़ी है तो तुम रीजनेबल केयर एंड डिलीजेंस एक्सरसाइज करोगे, और तुम्हारी लापरवाही की वजह से अगर प्रिंसिपल को नुकसान होता है तो तुम भरपाई भी करोगे। एजेंट वुड बी पर्सनली लायबल टू हिम। एग्जीक्यूशन ऑफ मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है डायरेक्शन। तो प्रिंसिपल की तरफ से अगर कोई भी डायरेक्शन इशू की गई है तो तुम उसका पालन करोगे, उसको अवॉइड नहीं करोगे। जैसे यहां पर क्या हुआ था कि प्रिंसिपल ने एजेंट को कहा कि भैया ये जो मेरा स्टॉक है ना इसका इंश्योरेंस करवा दे।
एजेंट ने कहा जी हो जाएगा, ठीक है जी, और प्रीमियम वगैरह भी इसने प्रिंसिपल से काट लिया कि मैं इसका इंश्योरेंस करा रहा हूं, बट नहीं कराया। द गुड्स वर लॉस्ट इन एन एक्सप्लोजन, तो क्या एजेंट लाइबल होगा? हाँ, क्योंकि आपने प्रिंसिपल के मैंडेट का पालन नहीं किया है। ये अपने आप में केस स्टडी में आ सकता है, और केस लॉ भी ध्यान रखना, पन्नालाल जानकीदास वर्सेस मोहनलाल के नाम से। अच्छा क्वेश्चन आंसर इस पर पूछा जा सकता है। एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप प्रिंसिपल से पहले पूछो, उसकी सजेशन लो कि मुझे क्या करना चाहिए इस केस में। डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एंड यूज ऑफ डिलीजेंस, मतलब कभी भी काम कर रहे होगे तो अपना दिमाग लगा के काम करोगे, प्रिंसिपल का नुकसान करवाने के लिए काम मत करना। नॉट टू एक्ट एट इज ओन, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में पेपर में आ सकता है, ध्यान रखना। एक ऊपर वाला आ सकता है पन्नालाल वाला केस, और एक ये अपने आप में आ सकता है। कभी वो ऐसे नहीं पूछेगा डिफाइन द डिफरेंट ड्यूटीज ऑफ द एजेंट, वो हमेशा इनमें से किसी एक पॉइंट को पूछेगा, और इस सारे पॉइंट्स में 2 पॉइंट्स बनते हैं जिन पे केस स्टडी बन सकती है, एक वो जो सेकंड वाला और एक 6th वाला। हाँ जी, कहता है एजेंट मस्ट नॉट एक्ट एट हिज ओन अकाउंट व्हाइल डीलिंग विद द थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी को ये नहीं दिखाएगा कि हाँ जी मैं ही, ये गुड्स मेरी हैं, ये नहीं दिखाएगा, तो कभी भी अपने अकाउंट पे डील नहीं करेगा। अच्छा, राइट ऑफ द प्रिंसिपल व्हेन द एजेंट डील्स ऑन हिज ओन अकाउंट, तो क्या होगा? अगर मान लीजिए एजेंट अपने अकाउंट पे डील कर लेता है तो फिर प्रिंसिपल का राइट क्या होगा? देखिएगा, जैसे कि ए ने डायरेक्शन दी बी को कि ए की ना प्रॉपर्टी वगैरह बेच दो, बी ने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। बी ने ये प्रॉपर्टी खुद खरीद ली सी के नाम पर, आप किसी दोस्त को बुलाया सी के नाम से और एक्चुअल में खरीदी खुद। अच्छा, ए को जब ये पता लगा कि बी ने ये लैंड खुद खरीदी है तो क्या ये इस कॉन्ट्रैक्ट को मना कर सकता है? यस। अगर बी ने ये बात छुपाई ए से कि वही खरीद रहा है प्रॉपर्टी, तो ए इस कॉन्ट्रैक्ट को मना कर सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है। तो इसलिए राइट ऑफ द प्रिंसिपल व्हेन द एजेंट डील इन हिज ओन अकाउंट, तो एजेंट के पास अथॉरिटी रहती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडेट कर सकता है, प्रिंसिपल के पास अथॉरिटी रहती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडेट कर सकता है, और अगर वो ये प्रूव कर पाए कि हाँ जी एजेंट ने उससे ये चीजें छुपाई थी। ठीक है, अगली बात, प्रिंसिपल राइट टू बेनिफिट गेन्ड बाय द एजेंट डीलिंग ऑन हिज ओन अकाउंट। पता लगा ये प्रॉपर्टी जो है बी ने ली सी के नाम पे, इसको आगे बेच दी, अब इसको आगे बेच दी और प्रॉफिट कमाया, तो जो प्रॉफिट कमाया है वो सारे का सारा तुझे प्रिंसिपल को लौटाना भी पड़ेगा। तो पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो सकता है, और दूसरी बात, जो एजेंट ने इस ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट कमाया वो सारा प्रॉफिट भी प्रिंसिपल को लौटाना पड़ेगा। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट बनता है पेपर के लिए, क्योंकि जब भी ऐसा आए कि एजेंट अपने नाम से डील कर रहा है तो 215 और 216 का एप्रोप्रिएट संगम जरूर लिख के आना। इसके केस स्टडीज बहुत ही रेलेवेंट हैं, तो वो मैं करवाऊंगा केस स्टडीज, अभी इसकी एक क्लास के अंदर इसकी केस स्टडीज में एजेंसी की डिस्कस करूंगा, बहुत रेलेवेंट बनती है पेपर के लिए, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट, सीक्रेट प्रॉफिट। हाँ जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि एजेंट कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट कमाने की कोशिश नहीं करेगा, प्रिंसिपल से पूछे छुपाकर कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाएगा। से फॉर एग्जांपल, आपने प्रिंसिपल को कहा कि मैंने आपकी लैंड बेच दी है 2 करोड़ में, जबकि लैंड एक्चुअल में 2.5 करोड़ में बेची थी, नहीं, और अगर सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है तो वो सारे का सारा उसे लौटाना पड़ेगा प्रिंसिपल को। नो डेलीगेशन, ध्यान रखना, प्रिंसिपल से पूछे बिना कोई भी डेलीगेशन आप नहीं करोगे, मतलब अपनी जो ड्यूटी है वो किसी और को डेलीगेट नहीं करोगे, और अगर आप करते हो तो फिर आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे जिसको आपने डेलीगेट किया है, मतलब सब एजेंट। जैसे अगर आपने प्रिंसिपल से पूछे बिना किसी सब एजेंट बना दिया तो आप ही सब एजेंट की हरकतों के लिए लायबल हो, प्रिंसिपल लायबल नहीं है किसी को भी। नो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइडर, अगर आपके पास कुछ सीक्रेट्स हैं प्रिंसिपल के धंधे के तो आप उसको आउटसाइडर्स को लीक नहीं करोगे। नो डिस्क्लोजर एंड रेंडर द ट्रू अकाउंट, प्रॉपर अकाउंट जो है प्रिंसिपल को या फिर उसके मरने के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को प्रॉपर अकाउंट, मतलब वाउचर्स वगैरह सब कुछ सरेंडर करोगे, सब कुछ प्रॉपर उनको प्रेजेंट करोगे। फिर आता है राइट्स ऑफ एजेंट। एजेंट के पास रेम्युनरेशन रिसीव करने का अधिकार होता है, बिल्कुल होता है, जो भी एग्रीमेंट में लिखा होता है वो रेम्युनरेशन रिसीव करने का अधिकार होता है। परंतु अगर मान लीजिए एजेंट ने अपने काम करने में कोई मिसकंडक्ट किया है, कोई जालसाजी की है, कोई फ्रॉड किया है, तो उसे वहां की रेम्युनरेशन नहीं मिलेगी। अब ध्यान रखना, इन दोनों को मिलाकर एक अच्छी केस स्टडी बन सकती है। अगली बात, राइट ऑफ लियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट ऑफ लियन, क्या एजेंट के पास राइट ऑफ लियन होता है? हाँ, राइट ऑफ लियन होता है। लियन
का मतलब होता है किसी और के गुड्स पे अधिकार रखना। इसका मतलब है कि अगर प्रिंसिपल के गुड्स एजेंट के पोसेशन में है और ये पोसेशन लॉफुल तरीके से प्राप्त किया गया है, तो जब तक प्रिंसिपल एजेंट को उसके पैसे नहीं देता तब तक एजेंट उन गुड्स को अपने पोसेशन में कंटिन्यू रख सकता है। दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ लियन। पर एक बात ध्यान रखना, ये पोसेशन लॉफुल तरीके से ऑब्टेन किया जाना चाहिए, बस ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए ये राइट कब कब अवेलेबल होता है? जब एजेंट ने लॉफुली रिसीव किया है सम ऑफ, जब एजेंट को लॉफुली ड्यू है, मतलब कोई कमीशन ड्यू है क्योंकि उसने कोई काम किया था, ठीक है। द प्रॉपर्टी जिसके ऊपर लियन एक्सरसाइज किया जा रहा है वो प्रिंसिपल की है और वो एजेंट के पास आई है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी एज अ एजेंट। इसका मतलब अगर उसने गलत तरीके से प्रॉपर्टी उठाई है प्रिंसिपल की तो फिर लियन एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता, वो लियन एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। तो लियन कब एक्सरसाइज किया जा सकता है? दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला, जो एजेंट ने परफॉर्म किया है काम और उसके लिए जो उसका लॉफुल ड्यू बनता है उस मनी की रिस्पेक्ट में लियन एक्सरसाइज कर रहा है, और प्रिंसिपल की एसेट पे लियन एक्सरसाइज कर रहा है और वो एसेट जो उसने लॉफुल तरीके से ऑब्टेन की है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस, बट किसी अनलॉफुल तरीके से प्रिंसिपल से ऑब्टेन नहीं की है। नेक्स्ट, व्हेन दिस राइट इज लॉस्ट, राइट ऑफ लियन कब लॉस्ट हो जाता है? जैसे ही पोसेशन छूटा तो लियन भी छूटा। अच्छा, दूसरी बात, एजेंट कई बार अपने इस राइट को वेव करता है कि कोई दिक्कत नहीं, पैसे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं दे रहे तो बाद में दे देगा। और तीसरा, जब एजेंट्स लियन इज सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि एजेंट किसी भी हालत में पोजीशन रखेगा ही नहीं, चाहे पेमेंट में डिले हुआ फिर भी नहीं रखेगा। ओके, फिर क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। फिर तीसरा अधिकार है एजेंट का राइट ऑफ इंडेमिनिटी। अच्छा, अगर मान लीजिए एजेंट को कोई भी लॉस होता है, लॉस इन द सेंस कि बिजनेस को परचेज करके सेल करने में कोई भी लॉस हुआ, अगर प्रिंसिपल ने कहा सस्ते दाम पर बेच दे और महंगे दाम पर परचेज की थी, तो फिर जो भी लॉस हुआ उसकी लॉस की भरपाई वो प्रिंसिपल से ही करेगा। ठीक है जी। राइट ऑफ इंडेमिनिफिकेशन अगेंस्ट द एक्ट डन इन द गुड फेथ, कुछ भी जो उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पर गुड फेथ में किया है, ऑन द इंस्ट्रक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिंसिपल किया है, तो कुछ भी अगेन लॉस होता है तो वो लॉस की भरपाई करने का अधिकार वो प्रिंसिपल से रखेगा। ठीक है जी। परंतु अगर मान लीजिए उसने कोई काम ऐसा किया है कि जो लॉ का उल्लंघन करके, क्रिमिनल एक्ट करके किया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने किसी को लुढ़का दिया, आपने किसी को गोली मार दी, आपने किसी के घर को आग लगा दी, प्रिंसिपल ने आपको कहा है चिंता मत कर, अगर ऐसा भी कुछ भी हुआ तो मैं तेरी भरपाई करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि अनलॉफुल एक्ट का रेटिफिकेशन या इंडेमनिफिकेशन कभी नहीं हो सकता, तो वहां पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, एजेंट वहां पर कुछ नहीं मिलेगा। फिर नॉन लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ द एजेंट टू डू अ क्रिमिनल एक्ट। हाँ जी, क्रिमिनल एक्ट के लिए ध्यान रखना, एजेंट ऐसा नहीं होगा कि तुम प्रिंसिपल को कहो कि प्रिंसिपल लायबल है, कांड तुमने ही किया है, वो भी लायबल होगा मगर तुम भी लायबल हो। आगे बढ़ते हैं। राइट ऑफ रिटेन आउट ऑफ द सम रिसीव्ड ऑन द प्रिंसिपल्स अकाउंट। क्या ये पॉसिबल है कि मान लीजिए एजेंट ने माल बेचा 1 करोड़ रुपए का, उसकी कमीशन थी 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए रख के 90 लाख रुपए वो कमीशन वो प्रिंसिपल को लौटा दे? हाँ, बिल्कुल, उसके पास ये राइट बनता है कि अपना कमीशन रखे और कमीशन रखने काटने के बाद बाकी जो अमाउंट है वो अमाउंट लौटा सकता है किसको? प्रिंसिपल को। ठीक है जी। चले, फिर कहता है राइट टू कंपनसेशन फॉर इंजरी कॉज्ड बाय द प्रिंसिपल्स नेग्लेक्ट। हाँ जी, अगर मान लीजिए प्रिंसिपल की लापरवाही से प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाया, जिस वजह से मान लीजिए कुछ नुकसान हो गया एजेंट का, तो फिर प्रिंसिपल से भरपाई उस काम में भी की जा सकती है। हाँ, अब यहां पर कौन कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं मैं बता देता हूं। एक एक नंबर के क्वेश्चन इन सब पे बन सकता है, कोई भी इनमें से कोई भी पॉइंट एक एक नंबर पे पूछा जा सकता है। लियन अपने आप में 4 नंबर का सवाल बन सकता है, रेम्युनरेशन अपने आप में 2 नंबर का सवाल बन सकता है, बस सबसे इंपॉर्टेंट लियन का है। और फिर राइट ऑफ इंडेमनिटी अपने आप उसके बारे में भी पूछ सकता है कि इंडेमनिटी से रिलेटेड अधिकार क्या है, ध्यान रखना ABC ये तीनों पूछ सकता है। तो लियन, इंडेमनिटी, ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट बनते हैं इस कॉन्सेप्ट में से। चले, अब हम आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट पर।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट, देखो जी दो तरीके के एजेंट हो सकते हैं, एक होता है सब एजेंट, एक और होता है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सब एजेंट का मतलब होता है एजेंट के नीचे जो एक और एजेंट है उसे सब एजेंट कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि किसको रिपोर्ट करता है, मेन एजेंट को। ओके तो यानी कि एक होता है प्रिंसिपल, उसके नीचे मेन एजेंट, फिर आता है सब एजेंट। अच्छा ये सब एजेंट दो तरीके से अपॉइंट हो सकता है, शायद इसको अपॉइंट करने से पहले अपने प्रिंसिपल की कंसेंट ली हो या फिर अपने प्रिंसिपल की कंसेंट ना ली हो। अगर तो प्रिंसिपल की कंसेंट लेकर सब एजेंट को अपॉइंट किया गया है तो हम उसे कहते हैं सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड। परंतु अगर प्रिंसिपल की कंसेंट के बिना सब एजेंट को अपॉइंट किया गया है तो हम कहते हैं प्रिंसिपल इज नॉट, सब एजेंट इज नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड। अगर मान लीजिए सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड है, अगर सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड है तो क्या होगा, तो फिर उसके द्वारा किए गए काम के लिए प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को लायबल होगा, प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को लायबल होगा। मगर अगर ये कुछ गड़बड़ करता है सब एजेंट तो प्रिंसिपल सब एजेंट को डायरेक्टली स्यू नहीं कर सकता, प्रिंसिपल मेन एजेंट को कहेगा और मेन एजेंट ही सब एजेंट को स्यू कर सकता है, ठीक है ना। तो सब एजेंट लायबल जो है ओरिजिनल एजेंट को ही रहेगा, ध्यान रखना। परंतु अगर मान लीजिए प्रिंसिपल को बताए बिना सब एजेंट अपॉइंट किया गया है तो प्रिंसिपल जो है थर्ड पार्टी यानी कि कस्टमर को लायबल नहीं होगा, ओरिजिनल एजेंट ही प्रिंसिपल को भी लायबल होगा और थर्ड पार्टी को भी लायबल होगा, ठीक है जी। चलिए फिर हमारा आता है दूसरा एजेंट कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। एक ऐसा एजेंट जो इंट्रोड्यूस कराया गया प्रिंसिपल को किसके द्वारा, मेन एजेंट के द्वारा, बट जो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है प्रिंसिपल को, यानी कि वो मेन एजेंट को रिपोर्ट नहीं करता, वो डायरेक्टली प्रिंसिपल को रिपोर्ट करता है। ऐसा कब होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कपड़े बेचने के लिए अपना एक एजेंट अपॉइंट कर रखा है, राजस्थान में मैंने कपड़े बेचे परंतु राजस्थान के ग्राहक ने पैसे नहीं दिए। अब क्योंकि पैसे नहीं दिए तो मैंने क्या किया, राजस्थान में एक एडवोकेट अपॉइंट किया, मैंने अपने एजेंट को कहा कि तू मुझे एक एडवोकेट ला दे। अब वो जो एडवोकेट मुझे रेफर किया गया वो मेन एजेंट के द्वारा रेफर किया गया, बट वो एडवोकेट वो थोड़ा ना कपड़े बेच रहा है, तो देयर इज नो नीड कि वो मेन एजेंट को रिपोर्ट करे। तो इसका मतलब वो डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट कर रहा है, जी हाँ वो डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट कर रहा है, मेन एजेंट को रिपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। तो दोबारा बोलता हूं, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो कि मेन एजेंट को रिपोर्ट नहीं करता, वो सीधा प्रिंसिपल को रिपोर्ट करता है, बट उसे इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल को कौन कराता है, मेन एजेंट रिपोर्ट कराता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस मेन एजेंट करवाता है। तो लॉ कहता है मेन एजेंट, जब तुम उसे इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो फिर ध्यान रखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस की तरह काम करो। मतलब अगर तुम वकील इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो ध्यान रखना ऐसा ढंग का वकील ही इंट्रोड्यूस करना जो तुम अपने लिए हायर करते, ऐसा नहीं कि तुम बार काउंसिल में जाके कह रहे हो कि कोई ऐसा वकील बताओ जो ना केस जीत सकता हो, ना जीतने की संभावना हो, ना भूतो ना भविष्यति, मुझे ऐसा वकील चाहिए पोपली के लिए। ये गलत है, तुम अपने लिए ऐसा वकील ढूंढते, नहीं तो मेरे लिए क्यों ढूंढा, तब तुम अपनी हरकतों के लिए प्रिंसिपल को लायबल हो जाओगे, मेन एजेंट। अदरवाइज आप सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की हरकतों के लिए प्रिंसिपल को लायबल नहीं होते हो, सब मेन एजेंट आप लायबल नहीं होते हो। क्यों नहीं होते हो, क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट डायरेक्टली रिपोर्ट करता है किसको, प्रिंसिपल को, तो इसलिए सब एजेंट, हाँ जी। और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में डिफरेंस ध्यान रखना, सब एजेंट जो है किसके अंडर काम करता है, मेन एजेंट के, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट किसके अंडर काम करता है, प्रिंसिपल के। अच्छा एजेंट जो है सब एजेंट को अपॉइंट भी करता है प्लस अपनी अथॉरिटी भी डेलीगेट करता है। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो है उसके बारे में मैं कह सकता हूं कि एजेंट अपनी अथॉरिटी डेलीगेट नहीं करता, क्यों, क्योंकि उसका काम ही अलग हो रहा होता है। अच्छा सब एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, परंतु यहां पर प्रिंसिपल और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के बीच में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है। आगे सब एजेंट हैज नो राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द प्रिंसिपल, रेम्यूनरेशन के लिए वो मेन एजेंट को ही स्यू कर सकता है सिमिलरली, परंतु सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के पास राइट ऑफ रेम्यूनरेशन क्लेम करने का अधिकार प्रिंसिपल से होता है। इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट, सब एजेंट इम्प्रॉपरली अपॉइंट किया जा सकता है, बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट कैसे करोगे, हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि वो तो डायरेक्टली प्रिंसिपल को रिपोर्ट करता है। लायबिलिटी ऑफ द एजेंट, मेन एजेंट जो है सब एजेंट के कामों के लिए लायबल रहता है, बट एजेंट की ड्यूटी खत्म हो जाती है जैसे ही वो इंट्रोड्यूस करवा देता है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट और प्रिंसिपल को, बस 2 सितारों का होगा जमीन पे मिलन आज की रात, बस खत्म हो गई आपकी ड्यूटी।
अब हम आते हैं टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी के ऊपर। एजेंसी कैसे कैसे टर्मिनेट हो सकती है? देखो जी, एजेंसी एग्रीमेंट के द्वारा बनाई गई है और एग्रीमेंट से ही उसका अंत होता है, तो इसलिए दोनों पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट से जो है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी कर सकते हैं। फिर दूसरा तरीका होता है रेवोकेशन बाय द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कभी भी एजेंट की अथॉरिटी को रिवोक कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर एजेंसी रिवोक नहीं की जाती और उन सभी के सभी केसेस को इररिवोकेबल एजेंसी के नाम दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। अब इररिवोकेबल एजेंसी कब कब बनती है? कब कब बनती है? पहला, एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि मान लीजिए राम ने श्याम को 5 लाख रुपए देने थे, नहीं दे पाया, डिफॉल्ट कर दिया, तो फिर अब हुआ क्या? जब श्याम ने प्रेशर डाला तो राम ने कहा ले मेरी कार की चाबी ले जा, और कार बेच के अपने पैसे रिकवर कर लियो। कार कौन बेचेगा? श्याम बेचेगा। तो श्याम कौन बन गया? एजेंट, और राम कौन बन गया? प्रिंसिपल। अब श्याम एजेंट क्यों बना है? क्योंकि उसे अपने 5 लाख रुपए रिकवर करने हैं। तो अपने अमाउंट की रिकवरी के लिए क्योंकि आपने एजेंसी स्वीकार की है, दिस इज कॉल्ड एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। राम, अब तुम एजेंसी को वापस नहीं ले सकते, ध्यान रखना। ठीक है जी, तो यहां पर एजेंसी को वापस नहीं लिया जा सकता है। ओके, दूसरी बात, अगर मान लीजिए एजेंट ने पर्सनल खर्चा कर दिया है, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ने कहा कि हाँ जी ये सामान खरीद ले, एजेंट ने खरीद लिया, अब इसके बाद एकदम प्रिंसिपल ने कहा एजेंसी रिवोक नहीं हो सकता क्योंकि एजेंट खर्चा करके बैठा हुआ है। थर्ड, वे द एजेंट हैज पार्टली एक्सरसाइज हिज अथॉरिटी। एजेंट ने माल परचेज करके बेचना था, परचेज कर लिया, सेल करने से पहले एजेंसी रिवोक हो गई, नहीं हो सकती क्योंकि ही हैज ऑलरेडी पार्टली एक्सरसाइज हिज अथॉरिटी। वेयर द एजेंसी वाज फॉर अ फिक्स पीरियड। मान लीजिए ये जितनी आप होंडा की डीलरशिप या मारुति की डीलरशिप देखते हैं जिनमें कारें खड़ी होती हैं, तो ये 5-5, 10-10 साल की डीलरशिप होती है। क्या इनको समय से पहले विड्रॉ किया जा सकता है? बिल्कुल भी विड्रॉ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये फिक्स पीरियड की होती है, ठीक है ना। अदरवाइज आपको कंपनसेशन देनी पड़ेगी एज अ प्रिंसिपल। हाँ जी, कंपनसेशन फॉर रिवोकेशन बाय द प्रिंसिपल। अगर मान लीजिए समय से पहले प्रिंसिपल एजेंसी को रिवोक करना चाहता है तो फिर उसे कंपनसेशन देनी पड़ेगी एजेंट को। नोटिस ऑफ रिवोकेशन हाँ जी, अगर मान लीजिए प्रिंसिपल आप क्या करना चाह रहे हो, अथॉरिटी को रिवोक करना चाह रहे हो, तो अथॉरिटी को रिवोक करने से पहले प्रॉपर नोटिस सर्व करना, किसको? एजेंट को, कि हाँ जी मैं अपनी अथॉरिटी को रिवोक करने जा रहा हूं, तो उसे एक प्रॉपर नोटिस सर्व करना। अदरवाइज आपको कंपनसेशन देनी पड़ेगी। अगेन, एजेंट को कोई भी नुकसान हुआ है उसकी कंपनसेशन आपको देनी पड़ेगी। अच्छा, ऊपर वाले केसेस में तो आप रिवोक कर ही नहीं सकते ना, बट अदरवाइज भी रिवोक करना चाहते हो तो भी एक जायज नोटिस सर्व करना, ये कहना चाह रहा है। अब हमने 2 केसेस किए। पहला केस हमने किया जब एग्रीमेंट के द्वारा दोनों पार्टीज टर्मिनेट कर देती हैं। दूसरा हमने कहा जब प्रिंसिपल अपनी अथॉरिटी को रिवोक कर देता है। अब हम तीसरी सिचुएशन पे आते हैं जब एजेंट ही रिनाउंस कर देता है अपनी अथॉरिटी को, यानी कि एजेंट जो है अपनी एजेंसी को रिनाउंस कर देता है कि मुझे एजेंसी करनी नहीं है। तो एजेंट भी किसी वक्त भी रिनाउंस कर सकता है, हाँ, परंतु उसे भी प्रिंसिपल को एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप रिनाउंस करना चाहते हो, वापस करना चाहते हो, तो प्रॉपर आप एक नोटिस सर्व करोगे प्रिंसिपल को कि हाँ जी मैं आगे नहीं चलना चाहता। तो यानी कि रीजनेबल नोटिस ऑफ रिनाउंसिएशन इज नेसेसरी। यस, लेंथ ऑफ द नोटिस कितनी होगी वो डिपेंड करेगा दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट पे, या फिर कोई रीजनेबल नोटिस दिया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए एजेंट प्रॉपर नोटिस दिए बिना ही कोई रिवोक करता है तो प्रिंसिपल को होने वाले नुकसान के लिए कौन लायबल होगा? ये एजेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है जी। सिमिलरली अगर एजेंसी कोई फिक्स पीरियड की है, ये पॉसिबल है कि प्रिंसिपल ने काफी खर्चा किया हो और फिक्स पीरियड की एजेंसी हुई हो। अब एजेंट अगर उससे पहले अगर छोड़ना चाह रहा है तो ध्यान रखना आप नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज आपको कंपनसेशन करना पड़ेगा प्रिंसिपल को, जो भी उसको नुकसान हुआ उसके लिए कंपनसेट करना पड़ेगा। तो ये सारे हमने 3 तरीके देखे। पहला दोनों की कंसेंट से, प्रिंसिपल के रिवोकेशन से और एजेंट के रिनंसिएशन से। उसके अलावा कुछ और लॉ में भी कारण लिखे हैं जिनके कारण टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी हो सकता है। वो कौन कौन से कारण हैं? दे आर कॉल्ड टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। उनमें कौन कौन से कारण आते हैं? पहला, कंप्लीशन ऑफ बिजनेस।
कंप्लीशन ऑफ बिजनेस का मतलब है कि मान लीजिए एजेंसी की गई थी किसी पार्टिकुलर बिजनेस को कंप्लीट करने के लिए, किसी पार्टिकुलर फॉर एग्जांपल कार बेचने के लिए, मकान बेचने के लिए, बस कार बिक गई या मकान बिक गई तो एजेंसी भी टर्मिनेट हो गई है। एक्सपायरी ऑफ टाइम, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 5 साल खत्म, एजेंसी भी खत्म। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कार बेचने का कॉन्ट्रैक्ट था कि एजेंट कार बिकवाएगा, कार में आग लग गई तो एजेंसी भी खत्म हो गई है। ठीक है जी। अब इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन पे आइएगा। हाँ जी, व्हेन द टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी टेक इफेक्ट एज टू एजेंट एंड एज टू द थर्ड पर्सन। अगर मान लीजिए टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी हो जाता है तो फिर क्या होगा? क्या कहता है जी? इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। व्हेन द टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी टेक इफेक्ट एज टू द एजेंट एंड एज टू द थर्ड पर्सन। कहता है जी टर्मिनेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट डज नॉट सो फार एज रिगार्ड द एजेंट टेक इफेक्ट, सो फार एज रिगार्ड द एजेंट, जहां तक एजेंट का सवाल है, टेक इफेक्ट बिफोर इट बिकम नोन टू हिम। टर्मिनेशन तब तक नहीं होगा जब तक एजेंट को इस बारे में पता ना हो, और सो फार एज रिगार्ड द थर्ड पर्सन बिफोर इट बिकम नोन टू देम। तो यानी कि वो थर्ड पार्टी भी तब तक लायबल नहीं होगी जब तक उन्हें इस बात का पता हो। तो ध्यान रखना, टर्मिनेशन कब माना जाएगा? जब एजेंट को भी इस बात का पता हो और थर्ड पार्टी को भी इस बात का पता हो। अगर थर्ड पार्टी को इस बात का नहीं पता कि एजेंसी टर्मिनेट हो चुकी है तो क्या थर्ड पार्टी प्रिंसिपल को स्यू कर सकती है? हाँ, तो इसलिए थर्ड पार्टी को भी बताना जरूरी है कि एजेंसी रिलेशनशिप टर्मिनेट हो चुका है, और एजेंट को भी बताना जरूरी है। और आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज प्रिंसिपल आपको स्यू किया जा सकता है। फिर एजेंट्स ड्यूटी ऑन द टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय द प्रिंसिपल्स डेथ और इंसैनिटी। तो अगर मान लीजिए प्रिंसिपल की डेथ हो गई है, प्रिंसिपल पागल हो गया है, तो एजेंट तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है? तुम्हें ऑल रीजनेबल स्टेप्स लेने पड़ेंगे फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द इंटरेस्ट एंट्रस्टेड टू हिम। यानी कि जो भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है, ट्रू अकाउंट रेंडर करो। एजेंट को टर्मिनेशन, एजेंसी टर्मिनेट करते हुए सब कुछ सच्चा सच्चा ईमानदारी से बना के दे दो वहां पर। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट फिर आता है टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी, सब एजेंट्स की अथॉरिटी। हाँ जी, अगर मान लीजिए टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट कॉजेज द टर्मिनेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ ऑल सब एजेंट अपॉइंटेड बाय हिम, यानी कि एजेंट टर्मिनेट तो सारे सब एजेंट भी टर्मिनेट हो जाएंगे, ऑब्वियसली सारे सब एजेंट भी टर्मिनेट हो जाएंगे। तो एजेंट का टर्मिनेशन मतलब सभी के सभी सब एजेंट का भी टर्मिनेशन, यस, उनका भी टर्मिनेशन हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्कमस्टेंसेस वेयर द एजेंट कैन बी हेल्ड पर्सनली लायबल। अब हम अभी तक तो जानते हैं कि प्रिंसिपल के द्वारा की गई हरकतों, एजेंट के द्वारा की गई हरकतों के लिए प्रिंसिपल लायबल होता है। हाँ जी, बट कई बार एजेंट के द्वारा की गई हरकतों के लिए एजेंट ही पर्सनली लायबल होता है। वो कब कब? पहला, एजेंट कैन नॉट पर्सनली इन्फोर्स नोर बाय बाउंड बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब कहता है जी, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू दैट इफेक्ट एन एजेंट कैन नॉट पर्सनली एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल नोर ही इज पर्सनली बाउंड बाय देम। He can neither sue nor be sued on a contract made by him on his principal's behalf। ये तो हमारा एक जनरल रूल हो गया भाई साहब कि ध्यान रखना, जब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी ना हो तब तक एजेंट पर्सनली एक्शन नहीं ले सकता किसी कॉन्ट्रैक्ट में, और ना ही उसके ऊपर एक्शन पर्सनली लिया जा सकता है। अच्छा, ही कैन नाइदर स्यू, ना ही किसी कॉन्ट्रैक्ट में वो स्यू कर सकता है, ना ही उसको स्यू किया जा सकता है ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय हिम ऑन हिज प्रिंसिपल बिहाफ। ये तो हमारा एक जनरल रूल हो गया कि भैया एजेंट ना लायबल होगा, ना वो एक्शन ले सकता है अपने दम पर, पर्सनली एक्शन नहीं ले सकता, ना पर्सनली उसे स्यू किया जा सकता है, ना वो पर्सनली एक्शन लिया जा सकता है उसके द्वारा। ये तो हुआ हमारा सेक्शन 230, सेक्शन 230, ये एक जनरल रूल हो गया। फिर उसके बाद कहता है अब इसकी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन वो है जहां पर एजेंट जो है पर्सनली लायबल हो जाएगा। ये तो जनरल रूल था कि एजेंट को ना स्यू किया जा सकता, ना एजेंट स्यू कर सकता है, ना एजेंट एनफोर्स कर सकता है, ना ही उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। बट अब इसकी एक्सेप्शन देखिएगा। पहला, अगर मान लीजिए एजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द फॉरेन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो यहां बैठा नहीं,
तो कस्टमर जो है एजेंट को ही स्यू करेगा और एजेंट ही पर्सनली लायबल होगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो विदेश में बैठा तो उसके ऊपर केस नहीं किया जा सकता, तो इस केस में एजेंट ही प्रिंसिपल के रूप में लायबल हो जाएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए एजेंट जो है प्रिंसिपल के बिहाफ पर डील तो कर रहा है मगर प्रिंसिपल का नाम डिस्क्लोज ही नहीं कर रहा, वो बता ही नहीं रहा किसी को प्रिंसिपल का नाम, और एजेंट खुद ही चौधरी बन रहा है, तो कुछ भी अगर गड़बड़ हुई तो एजेंट ही प्रिंसिपल के रूप में पर्सनली लायबल होगा। थर्ड, where the principal though disclosed cannot be sued, प्रिंसिपल cannot be sued, प्रिंसिपल पे केस किया ही नहीं जा सकता, तो एजेंट इज प्रिज्यूम्ड टू बी पर्सनली लायबल। यस, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल माइनर है, प्रिंसिपल को स्यू किया नहीं जा सकता, वो माइनर है, तो उस केस में एजेंट ही पर्सनली लायबल होगा। जी हाँ, अगर इफ द एजेंट प्रिटेंड मतलब कोशिश कर रहा है ये दिखाने की, बट इट इज नॉट एन एक्चुअल एजेंट एंड द प्रिंसिपल डज नॉट रेटिफाई द एक्ट बट डिसोन इट। मेरा पड़ोसी जाके मुझसे बिना पूछे हुए अगर मेरे लिए होटल के डिनर की बुकिंग कर आया और मैंने इस एक्ट को मना कर दिया, तो मैं लायबल हूं? नहीं। तो क्या वही लायबल हुए? यस। क्यों? क्योंकि मैंने रेटिफिकेशन नहीं किया, तो वो खुद ही लायबल है, मैं लायबल नहीं हूं। विद द एजेंट एक्सीड इज अथॉरिटी, कुंदन को मैंने कहा था मेडिसिन लेके आ, वो क्रियाकर्म का सामान लेके आ गया है, क्या मैं उसके लिए लायबल हूं? नहीं, क्योंकि एजेंट ने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर लिया है। ठीक हो गई इतनी बात। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, राइट्स ऑफ अ थर्ड पार्टी। राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी पे सेक्शन 231 अभी अपने आप में केस स्टडीज पूछी जा सकती हैं, ध्यान रखिएगा। कहता है जी, राइट्स ऑफ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द अनडिस्क्लोज्ड एजेंट। ओके, क्या मतलब है इसका? देखिएगा, घटना क्या घटी, ये शाहरुख खान वाला सीन याद आता है मुझे, जब उन्हें कौन सा था स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम में एंट्री करने से मना कर दिया गया था। ए मान लीजिए टिकट ले लेता है, मान लीजिए ए नाम का बंदा टिकट लेता है, एजेंट है, किसके लिए? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के लिए, इंडिया वर्सेस पाक। ये टिकट ली जा रही है फॉर पी, प्रिंसिपल के लिए। अच्छा, पी जो है वो बैन था, वॉज नॉट अलाउड टू एंटर स्टेडियम, तो इसलिए उसने ए को कहा प्रिंसिपल, क्योंकि पी वॉज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू अ स्टेडियम, उसके पास्ट के कुकृत्य ऐसे रहेंगे, उटपटांग काम ऐसे रहे होंगे कि उसको अलाउ नहीं थी एंट्री स्टेडियम में, तो उसने ए को कहा कि मेरे बिहार पे टिकट खरीद ले। अब मैनेजमेंट कमेटी को तो नहीं पता था, बट उन्हें जैसे ही बाद में पता लगा, क्या वो मना कर सकते हैं? यस, मैनेजमेंट कमेटी कैन रिफ्यूज पी, यस। ये है सेक्शन 231। पढ़िए, राइट ऑफ पार्टीज, मतलब थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट कमेटी की, टू अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अनडिस्क्लोज्ड एजेंट। कहता है इफ द एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है विद अ पर्सन हु नाइदर नोज नोर हैज अ रीजन टू सस्पेक्ट दैट इज एन एजेंट, उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं है कि वो एजेंट के रूप में काम कर रहा है, तो इस प्रिंसिपल में रिक्वायर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रिंसिपल कह सकता है कि मैं करूंगा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मैं एंटर करूंगा स्टेडियम में, बट द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, बट द मैनेजमेंट कमेटी है, उनका प्रिंसिपल के अगेंस्ट में अधिकार वही का वही रहेगा जो उनका अधिकार एजेंट के रूप में होता, कि अगर एजेंट ही प्रिंसिपल होता। मतलब मैनेजमेंट कमेटी जो है वो पी के खिलाफ वही एक्शन ले सकती है जो कि ए के खिलाफ लेती। अगर ए के खिलाफ भी एक्शन लेती, ए ने टिकट परचेज की है, उनको नहीं पता कि ये टिकट पी के लिए परचेज की गई है, तो जो उनका राइट ए के अगेंस्ट था, क्योंकि ए ने टिकट परचेज की है, वही राइट अब पी के अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक हो गई इतनी बात। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कहता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द एजेंट सपोज टू बी द प्रिंसिपल। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट सपोज टू बी द प्रिंसिपल, सेक्शन 232। अब ये क्या कहता है, देखिएगा ये क्या कहता है। कहता है जी, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ए जो है एजेंट है ऑफ बी फॉर रुपीज 50,000। ओहो, एजेंट मत कहो, इसे कहो डेटर कहो, डेटर है बी का, यानी कि ए ने बी को 50,000 रुपए देने हैं। अच्छा, अब हुआ क्या, ए ने बी को राइस बेचे 1 लाख रुपए के, ए जो है
पी, पी मतलब प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर रहा था और ये बात बी को नहीं पता थी। ऑन बिहाफ ऑफ पी बेचे हैं, बी वॉज नॉट अवेयर। तो बी ने क्या किया, 50,000 लेने थे, 1 लाख रुपए के राइस लिए, 50,000 काट के 50,000 वापस कर दिए। अब पी चिल्लाता हुआ आया कि नहीं नहीं मुझे तो 1 लाख वापस दो, ये तुम्हारे दोनों के बीच का मामला है। भाई बी फॉर बॉम्बे कहेगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैंने तो एजेंट से खरीदे हैं, तो इसलिए मैं तो अपना काट कूट के दूंगा। अब ये तुम दोनों के बीच किया है, मुझे बताया गया होता या तो पहले कि ये एजेंट है, इसने तो बताया नहीं, तो फिर मैं क्या करूं। Where one person make a contract with another, neither knowing nor having reasonable ground to suspect that other one is an agent. The principal, if he require the performance of contract, can only obtain such a performance subject to the right and obligation between the agent and other party. तो एजेंट और अदर पार्टी के बीच में, यानी कि ए और बी के बीच में जो आपस के राइट एंड लायबिलिटी थे, उनको एडजस्ट करने के बाद जो नेट अमाउंट बनता है, प्रिंसिपल वही रिकवर कर सकता है बस। ये दोनों अपने आप में केसेस बन सकते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अभी तक बने नहीं है, और बात है। ऑप्शन टू थर्ड पर्सन स्यू द एजेंट और द प्रिंसिपल। हाँ जी, कहता है राइट ऑफ पर्सन डीलिंग विद द एजेंट पर्सनली लायबल। ओके, अगर मान लीजिए एजेंट पर्सनली लायबल है उन सारे केसेस में, तो पर्सन डीलिंग विद हिम मे होल्ड या तो उसको या फिर उसके प्रिंसिपल को भी लायबल ठहरा सकता है उन सभी केसेस में। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए फॉरेन एज प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर रहे हो, मैं अगर फॉरेन प्रिंसिपल के ऊपर भी केस करना चाहता हूं, कर सकता हूं, मगर मैं चाहूं तो अगर मैंने कहा कि कौन विदेशों में केस करेगा, तो मैं एजेंट के ऊपर इंडिया में केस कर देता हूं। तो वो दोनों ऑप्शन है। तो अगर मान लीजिए उन सभी केसेस में जहां एजेंट पर्सनली लायबल है, तो थर्ड पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो एजेंट को भी स्यू कर सकती है और प्रिंसिपल को भी स्यू कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट, consequences of inducing the agent or principal to act on the belief that principal or agent will be held exclusive liable। अगर मान लीजिए थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है एजेंट के साथ और ये कहकर कि एजेंट 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 चिंता मत कर, मैं तेरे ऊपर तो केस करूंगा ही नहीं, मैं प्रिंसिपल के ऊपर ही केस करूंगा, तो तुम प्रिंसिपल एजेंट के ऊपर केस कर ही नहीं सकते। सिमिलरली अगर तुम प्रिंसिपल को कहते हो मैं तुम्हारे ऊपर तो केस करूंगा ही नहीं, मैं तो एजेंट के ऊपर करूंगा, तो प्रिंसिपल के ऊपर केस कर ही नहीं सकते। तो यही लिखा, वेयर अ पर्सन हु हैज मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद एनी एजेंट induces the agent to act upon the belief that principal only will be held liable। अगर वो एजेंट को उकसा रहा है कि चिंता मत कर, तू लायबल नहीं होगा, प्रिंसिपल ही लायबल होगा, और induces the principal to act upon the belief that agent only will be held liable, he cannot afterward hold both the agent or the principal respectively liable। मतलब अगर आप कह रहे हो कि मैं तो प्रिंसिपल पे केस करूंगा, तो प्रिंसिपल पे केस करो, अगर आप कह रहे हो एजेंट पे केस करूंगा, तो एजेंट पे ही केस करो। फिर तो चले, तो ये हमारा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अभी बस थोड़ा सा रह गया पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल इन रिलेशन टू थर्ड पार्टी। अब वो प्रिंसिपल की पोजीशन थर्ड पार्टी के रिलेशन क्या है बता रहा है, कहता है लायबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट विद इन एन अथॉरिटी ऑफ द एजेंट। अगर एजेंट कोई भी ऐसा काम करता है जो विद इन हिज अथॉरिटी है, तो उसके द्वारा किए गए काम के लिए क्या प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को लायबल है? जी हाँ, लायबल है, तो प्रिंसिपल शैल बी लायबल। सेकंड, लायबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल व्हेन द एजेंट एक्सीड हिज अथॉरिटी। मैंने कहा था मेडिसिन ला, वो लाया क्रियाक्रम का सामान, क्या मैं लायबल हूं? नहीं। तो अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करता है, तो प्रिंसिपल शैल नॉट बी लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द एजेंट। थर्ड, लायबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल इंड्यूसिंग द बिलीव दैट द एजेंट्स अनऑथराइज्ड एक्ट वर ऑथराइज्ड। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल जो है सामने वाली पार्टी को यकीन दिलाता है कि ये जो काम कर रहा है एजेंट मेरी तरफ से ऑथराइज तो नहीं है, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को लायबल होगा। ये सभी स्टॉपल वाला केस किया था ना, कि मैं खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा हूं और मैं कुंदन मेरे बिहाफ पर हॉल का कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कर दिया है, मैं मुस्कुरा रहा हूं, तो क्या मैं लायबल हूं? लॉ कहता है हाँ, आप लायबल हो, आप लायबल हो। और लास्ट पॉइंट आता है, शायद लास्ट पॉइंट ये, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नोटिस गिवन टू एजेंट।
अगर कोई भी एजेंट को नोटिस दिया जाता है, फॉर एग्जांपल एजेंट को, क्रेडिटर जो है माल बेचते हुए एजेंट को कह देते हैं कि भैया प्रिंसिपल को बता दियो कि माल इस बार इंफीरियर क्वालिटी का है, एजेंट फिर भी परचेज कर लेता है मगर ये नहीं बताता बात प्रिंसिपल को, तो ध्यान रखना प्रिंसिपल भाई तुम तो लायबल हो क्रेडिटर को, क्यों? क्योंकि तुम्हारा एजेंट, उन्होंने एजेंट को इन्फॉर्म कर दिया था, और एजेंट को नोटिस देना मतलब प्रिंसिपल को नोटिस देना। ठीक हो गई थी बात। आगे, प्रिंसिपल लायबिलिटी फॉर द एजेंट्स फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन और टॉर्ट्स। ध्यान रखना, अगर एजेंट कोई भी थर्ड पार्टी के साथ कोई फ्रॉड वगैरह करता है तो उसके लिए प्रिंसिपल लायबल है, हाँ, अगर वो काम उसने अपनी अथॉरिटी के अंडर रह के किया है। परंतु अगर एजेंट ने अथॉरिटी के बाहर निकल के कुछ किया है, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल गारमेंट्स में डील करता था, एजेंट्स ने गारमेंट्स बेचने में फ्रॉड वगैरह किया है तो प्रिंसिपल लायबल है, परंतु एजेंट ने कंप्यूटर वगैरह बेचने में फ्रॉड किया है तो प्रिंसिपल वहां लायबल नहीं है। ठीक है, चलिए जी। तो ये हमारा पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी था। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं ही कराऊंगा क्योंकि इसके थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन आंसर्स हैं और मैं ही कराऊंगा। हालांकि हम आखिरी बार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कर रहे हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी अब मई 24 से तो हट गया है, वो फाउंडेशन में चला गया है। फिलहाल यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी खत्म होता है और मैं अब अपने अगले टॉपिक पर आता हूँ जिसका नाम है प्रोस्पेक्टस। आइए जी, प्रोस्पेक्टस पे आते हैं। लो जी, प्रोस्पेक्टस, सबसे पहली बात हम करते हैं कि प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है। सेक्शन 2 क्लॉज 70 के अंदर प्रोस्पेक्टस का मतलब देते हुए लॉ मेकर कहते हैं कि कोई भी वो डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर प्रोस्पेक्टस लिखा हुआ है, यानी कि हर वो डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर प्रोस्पेक्टस लिखा हुआ है वो प्रोस्पेक्टस है। इसके अलावा शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी प्रोस्पेक्टस है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी प्रोस्पेक्टस है, और इनफैक्ट कोई भी ऐसा नोटिस, डॉक्यूमेंट, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट जिसका ऑब्जेक्ट पब्लिक से पैसे मंगाना है वो भी प्रोस्पेक्टस ही कहलाएगा क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट पब्लिक से पैसे मंगाना है। तो प्रोस्पेक्टस कब इशू किया जाता है? जब भी आप पब्लिक इशू कर रहे होते हो, जब भी आप पब्लिक ऑफरिंग कर रहे होते हो। पब्लिक ऑफरिंग कौन करता है? पब्लिक कंपनियां। प्राइवेट कंपनियां कभी भी पब्लिक ऑफरिंग नहीं करती हैं क्योंकि प्राइवेट कंपनियों की थर्ड जो कंडीशन है सेक्शन 2 क्लॉज 68 में वो मना करती है कि प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक। तो प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक ऑफरिंग नहीं दे सकती, केवल पब्लिक कंपनी ही दे सकती है। तो इसलिए पब्लिक कंपनी हर वो डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर प्रोस्पेक्टस लिखेंगे वो भी प्रोस्पेक्टस है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस प्लस शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी प्रोस्पेक्टस है। इसके अलावा कोई भी नोटिस, डॉक्यूमेंट, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट कोई भी इशू की गई जिसका ऑब्जेक्ट पब्लिक से पैसा मंगाना है वो भी प्रोस्पेक्टस ही कहलाएगा। ठीक है जी, चलिए। अब सवाल उठा पब्लिक इशू के कितने, पब्लिक शेयर इशू करने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो मैंने कहा जी प्राइवेट कंपनियों में होते 3 तरीके। पहला, प्राइवेट प्लेसमेंट, जब अपने जान पहचान लोगों को, 200 लोगों तक को, जान पहचान वालों को, दोस्तों रिश्तेदारों को आप शेयर्स देते हो तो इसे प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। सेक्शन 42 में अभी आने वाला है। उसके अलावा राइट इशू और बोनस इशू। पब्लिक कंपनी में कितने तरीके हो सकते हैं शेयर इशू करने के? प्राइवेट प्लेसमेंट भी, राइट इशू भी, बोनस इशू भी। इसके अलावा पब्लिक ऑफरिंग भी कर सकती है पब्लिक कंपनी। इसके अलावा अगर कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है तो सेबी की रेगुलेशन का पालन करके भी शेयर इशू किए जा सकते हैं डिफरेंट और तरीके से, सेबी की रेगुलेशंस का पालन करके भी। चलिए, फिर आता है जी मेरे पास डीम्ड प्रोस्पेक्टस। डीम्ड प्रोस्पेक्टस का मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि प्रोस्पेक्टस ना होने के बावजूद भी प्रोस्पेक्टस है। ये कब होता है? फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई कंपनी जाती है किसी इशूइंग हाउस के लिए, इशूइंग हाउस के पास क्यों गई है? क्योंकि ऑब्जेक्ट है कि कंपनी प्रोस्पेक्टस को अवॉइड करना चाहती थी, तो इसलिए कंपनी पहुंची इशूइंग हाउस के पास। और इशूइंग हाउस कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकती है। इशूइंग हाउस के पास जाके कहा कि देखो जी आप तो पार्टनरशिप फर्म हो या तो आप इंडिविजुअल हो, आपके ऊपर तो कंपनी एक्ट लगेगा नहीं। हम चाहते हैं कि आप ये शेयर्स हमसे ले लीजिए और ये शेयर्स हमसे लेने के बाद आप पब्लिक को दे दीजिए, क्योंकि उससे होगा क्या, क्योंकि आप तो एक फर्म हो या फिर आप एक इंडिविजुअल हो तो आपके ऊपर कंपनी एक्ट नहीं लगेगा, तो प्रोस्पेक्टस इशू करने की जितनी फॉर्मेलिटी है हम उससे बच जाएंगे। लॉ कहता है अच्छा हमारे माथे पे कुछ लिखा है क्या? ऐसा नहीं होता। तो हर वो डॉक्यूमेंट जो इशूइंग हाउस पब्लिक के पास लेके जाएगा
हम उसे भी प्रोस्पेक्टस मान लेंगे, हम उसे भी प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। बट लॉ कहता है, ध्यान रखना, अब कंपनी और इशूइंग हाउस के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें दो प्रिजम्पशंस हम मान के चलेंगे, यानी कि दो प्रिजम्पशंस हम ऑटोमेटिकली मान के चलेंगे कि इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर है। पहला, इशूइंग हाउस ने पूरी कंसिडरेशन कंपनी को पे नहीं की है जो भी शेयर उसने लिए हैं, और दूसरा, इशूइंग हाउस ने अगर पूरी कंसिडरेशन पे कर भी दी है तो शेयर लेने के बाद वो जल्दी से जल्दी उन शेयर्स को बेचना चाह रहा है। जल्दी से जल्दी का मतलब है 6 महीने। तो यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी और इशूइंग हाउस के बीच में होगा, लॉ कहता है मैं ये मान के चलूंगा कि उस कॉन्ट्रैक्ट में यही दो फीचर हैं, या तो ये या तो ये। पहला फीचर, उस कॉन्ट्रैक्ट में इशूइंग हाउस ने पूरा कंपनसेशन अभी कंपनी को पे नहीं किया है, और या फिर पूरा कंपनसेशन पे कर दिया है, तो इशूइंग हाउस उन शेयर को जल्दी से जल्दी मार्केट में बेचने की कोशिश करेगा। जल्दी से जल्दी का मतलब है विद इन 6 मंथ, ठीक है जी। तो इसलिए लॉ कहता है इन दोनों ही तरीके के एग्रीमेंट को मैं प्रिज्यूम करके चलूंगा। परंतु अगर ये प्रूव हो जाए कि ये दोनों तरीके के एग्रीमेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल इशूइंग हाउस ने पूरा कंसिडरेशन पे किया प्लस शेयर लिए हुए उसे 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, तब अगर इशूइंग हाउस कोई डॉक्यूमेंट लेकर पब्लिक को शेयर बेचने के लिए निकलता है तो वो प्रोस्पेक्टस नहीं कहलाएगा, वो प्रोस्पेक्टस नहीं कहलाएगा, फिर वो सिंपल सेल ऑफ शेयर कहलाएगा। इशूइंग हाउस के द्वारा सिंपल सेल ऑफ शेयर कहलाएगा फिर, ठीक है जी। और आगे बढ़ते हैं। फिर मैटर टू बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। हाँ जी, जब भी प्रोस्पेक्टस बनेगा तो उसके अंदर क्या क्या मैटर आएंगे? लॉ कहता है वो सारे मैटर आएंगे जो कि सेबी इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा। अभी तक तो सेबी ने इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रिस्क्राइब किया नहीं, तो लॉ कहता है जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक जो भी चीजें सेबी एक्ट के अंदर लिखी गई हैं वो सारी आएंगी। तो आज की डेट में सेबी एक्ट में लिखी गई सारी चीजें ही आती हैं। फिर उसके बाद कहता है जी, जब भी प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा तो उसमें एक डिक्लेरेशन भी आएगी कि हमने प्रोस्पेक्टस बनाते हुए न केवल सेबी एक्ट का बल्कि सिक्रा एक्ट का भी पूर्ण रूप से पालन किया है। तो दोनों एक्ट का पालन किया है, ये डिक्लेरेशन जरूर आएगी। कहां पर आएगी? प्रोस्पेक्टस के अंदर। फिर उसके बाद कहता है कुछ ऐसे केसेस हैं जहां प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत ही नहीं है। वो कौन कौन से केसेस हैं? पहला, जब जब राइट इशू हो रहा है तब तब प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, जब जब ऐसे शेयर इशू हो रहे हैं विच आर यूनिफॉर्म इन ऑल द रिस्पेक्ट लाइक बोनस शेयर्स, तब तब भी प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों ही केसेस में प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। राइट शेयर्स में क्यों नहीं है? क्योंकि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रहे हो, तो आप प्रोस्पेक्टस के अंदर आप अपने बारे में बताते हो, परंतु एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर तो आपके बारे में जानते ही हैं, तो उन्हें दोबारा क्या बताना चाहते हो? सिमिलरली बोनस शेयर्स में देने की क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि बोनस शेयर तो फ्री दिए जाते हैं, और फ्री में जब दे रहे हो तो फिर वहां किस बात का आप देना चाहते हो, किस बात का प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहते हो? क्योंकि उनसे कुछ पैसे तो ले ही नहीं रहे आप, ठीक है ना। तो वहां पे भी करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है डेट ऑफ प्रोस्पेक्टस। लॉ कहता है जी प्रोस्पेक्टस के ऊपर प्रॉपर डेट होनी चाहिए। प्रोस्पेक्टस के ऊपर प्रॉपर डेटेड होना चाहिए। फिर प्रोस्पेक्टस टू बी इशूड आफ्टर रजिस्ट्रेशन, यानी कि प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इशू करने से पहले उसको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। किसके पास? आरओसी के पास। तो यानी कि आरओसी के पास जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक प्रोस्पेक्टस पब्लिक के पास नहीं हो सकता, और एक बार इशू नहीं हो सकता। और जब आरओसी के पास रजिस्टर्ड करवा लोगे उसके 90 दिन के अंदर अंदर ही प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इशू किया जा सकता है। कितने दिन में? 90 दिन के अंदर अंदर, 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विद द प्रोस्पेक्टस इज डिलीवर्ड टू द आरओसी, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सपर्ट। अब एक्सपर्ट की स्टेटमेंट क्या होती है? एक्सपर्ट की स्टेटमेंट, सबसे पहले एक्सपर्ट का मतलब क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 38 में एक्सपर्ट का मतलब बेसिक चैप्टर के अंदर बताऊंगा एक्सपर्ट कौन होता है। ये कोई भी वैल्यूअर हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, और कोई भी वैसा व्यक्ति जिसे कि सर्टिफिकेट इशू करने की अथॉरिटी होती है, वो एक्सपर्ट बन सकता है। एक्सपर्ट जो है वो इसलिए डाला जाता है प्रोस्पेक्टस के अंदर, ऑप्शनल होता है परंतु इसलिए डाला जाता है क्योंकि इससे ना प्रोस्पेक्टस में जान डलती है कि भाई एक्सपर्ट कहता है कि जो भी स्टेटमेंट कंपनी ने लिखी है इस प्रोस्पेक्टस के अंदर मैंने चेक कर लिया है और वो स्टेटमेंट एकदम ठीक है। तो इससे ना प्रोस्पेक्टस को एक जान मिलती है, तो इसलिए एक्सपर्ट की स्टेटमेंट वहां पर इंक्लूड की जाती है। परंतु एक्सपर्ट जो है, आप ध्यान रखना, अगर एक्सपर्ट ने स्टेटमेंट दी, प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा हुआ है कि हमारे प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट की स्टेटमेंट आएगी, और एक्सपर्ट ने अपनी स्टेटमेंट दे दी बट देने के बाद उसने विड्रॉ कर दी, तो भैया फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर एक्सपर्ट ने अपनी रिटर्न कंसेंट देने से मना कर दिया तो फिर भी गड़बड़ हो जाएगी। और एक्सपर्ट जो है ऐसा व्यक्ति हुआ जो कि किसी भी तरीके से इंगेज था इन द प्रमोशन, मैनेजमेंट और फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, तो भी एक्सपर्ट की स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए।
तो वही कह रहा है कि प्रोस्पेक्टस शैल नॉट कंटेन इंक्लूड अ स्टेटमेंट जो कि एक्सपर्ट के द्वारा दी जानी चाहिए जब तक कि अब नेगेटिव लैंग्वेज में लिखा हुआ ध्यान से समझना। कहता है प्रोस्पेक्टस शैल नॉट इंक्लूड अ स्टेटमेंट, प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं आएगी जो कि किसी एक्सपर्ट के द्वारा दी जानी चाहिए थी, जब तक कि ऐसा ना हो कि एक्सपर्ट एक ऐसा व्यक्ति हो कि जो कि फॉर्मेशन मैनेजमेंट वगैरह में इन्वॉल्व ना हो, तभी। यानी कि दूसरे शब्दों में एक्सपर्ट की स्टेटमेंट कब आएगी, जब एक्सपर्ट ऐसा व्यक्ति है जो कि प्रमोशन मैनेजमेंट या फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, तभी उसकी स्टेटमेंट आएगी। दूसरा, जब तक कि ऐसे ना हो अनलेस he has given his written consent to the issue of the prospectus, कि एक्सपर्ट ने अपने रिटर्न कंसेंट दी हो। यानी कि एक्सपर्ट की स्टेटमेंट कब आएगी, जब उसने अपने रिटर्न कंसेंट दी हो, तभी उसकी स्टेटमेंट आएगी। थर्ड, जब तक कि ऐसा ना हो कि he has not withdrawn, यानी कि अगर उसने अपने विड्रॉ कर लिया है स्टेटमेंट तो एक्सपर्ट की स्टेटमेंट नहीं आएगी, और अगर उसने विड्रॉ नहीं किया तभी उसकी स्टेटमेंट आएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट शैल बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के अंदर ये जरूर लिखा होना चाहिए कि हमने ये तीनों कंडीशंस कंप्लाई कर ली हैं। पहला, जो एक्सपर्ट अपनी स्टेटमेंट दे रहा है वो एक्सपर्ट किसी भी तरीके से मैनेजमेंट, प्रमोशन या फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। आप चाहो तो इसे पॉजिटिव लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि एक्सपर्ट की स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस का पार्ट केवल तब बनेगी जब पहला, एक्सपर्ट ऐसा व्यक्ति है जो कि प्रमोशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है, दूसरा उसने रिटर्न कंसेंट दी है, तीसरा उसने अपनी कंसेंट विड्रॉ नहीं की है। ये तीनों कंडीशन पॉजिटिव में भी लिख सकते हो आप। ठीक है ना। दोबारा बोलता हूं, एक्सपर्ट की स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस का पार्ट बनेगी अगर पहला, अगर इफ एक्सपर्ट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि प्रमोशन, मैनेजमेंट या फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, दूसरा उसने अपनी रिटर्न कंसेंट दिया है टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, और तीसरा उसने अपनी कंसेंट को विड्रॉ नहीं किया है। कब तक विड्रॉ नहीं किया है, जब तक आरओसी रजिस्ट्रार के पास प्रोस्पेक्टस नहीं गया तब तक उसने विड्रॉ नहीं किया अपनी कंसेंट को। ठीक है ना। चलिए, और स्टेटमेंट एक आनी चाहिए कि ये तीनों कंडीशन हमने पूरी कर ली है, कंप्लाई कर ली है। नेक्स्ट पॉइंट आइएगा। हाँ जी, कंप्लायंसेस कहता है हर प्रोस्पेक्टस को अपने फेस पर लिखना पड़ेगा कि इसकी कॉपी जो है आरओसी को रजिस्टर्ड हो गई है, और जितने भी डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस के अंदर आने चाहिए थे, अटैच होने चाहिए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड कर दिए गए हैं। ये खैर ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। आगे, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट इन द प्रोस्पेक्टस। अब इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को रहेगी। सेक्शन 27 के अंदर भी यही कंटेंट लिखा हुआ है और सेक्शन 13 के अंदर भी यही कंटेंट लिखा हुआ है। अब सबसे ज्यादा परेशानी ये रहेगी कि कहां पर 13 लगाना है, कहां पर 27, तो वो हिंट आपको खुद देगा। अगर वो कहता है कि कंपनी ऑल्ट्रेशन इन द मेमोरेंडम करना चाहती है तो 13 लगा के आना, परंतु अगर कहता है कंपनी ऑल्ट्रेशन इन द प्रोस्पेक्टस करना चाहती है, जो प्रोस्पेक्टस के अंदर ऑब्जेक्ट दिया था कंपनी उसे ऑल्टर करना चाह रही है, तो 27 लगेगा। ध्यान रखना, कंटेंट वर्ड बाय वर्ड सेम है। कंटेंट है क्या, कहता है जी ये सिचुएशन तब है जबकि एक कंपनी ने पब्लिक से पैसा रेज किया, पब्लिक से पैसा रेज करने के बाद कुछ अमाउंट स्पेंड कर दिया और कुछ अमाउंट अनस्पेंड है। ये पैरा लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है भैया, ध्यान रखना। 13 में भी यही पैरा लिखा और 27 में भी यही जरूरी है कि पब्लिक से पैसा रेज किया, पब्लिक से पैसा रेज करने के बाद अब कुछ अमाउंट अनस्पेंड है, और अब अनस्पेंड अमाउंट को कंपनी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में लगाना चाह रही है, तो क्या लगा सकती है? हाँ, अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। पहला, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाए, और ये स्पेशल रेजोल्यूशन क्योंकि पब्लिक से पैसा रेज हुआ है तो मतलब पोस्टल बैलेट के थ्रू पास होना चाहिए। दूसरा, जो शेयर होल्डर इसके हक में नहीं थे, दे आर कॉल्ड एज डिसेंटिंग शेयर होल्डर, और डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एक एप्रोप्रिएट एग्जिट, बाहर निकलने का अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए एज पर द सेबी रेगुलेशंस। तीसरी बात, ये जो आप पास कर रहे हैं रेजोल्यूशन, इस रेजोल्यूशन की जो डिटेल है पूरी की पूरी, ये न्यूज़पेपर में पब्लिश की जानी चाहिए, जहां जस्टिफिकेशन दिया जाना चाहिए कि हम ये काम क्यों करने जा रहे हैं। तो अगर ये कंडीशन आप कंप्लाई करते हो तभी जो प्रोस्पेक्टस में जो कहकर आपने पैसा मंगाया था, वो पैसा मंगाने के बाद भी आप ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो अगर ये कंडीशंस को कंप्लाई कर लेते हो तो। परंतु शुरुआत इसी पहले से करना कि अगर कंपनी ने पब्लिक से पैसा रेज किया, उसको यूटिलाइज किया और सम अमाउंट अनयूटिलाइज, और अनयूटिलाइज अमाउंट को अगर आप दूसरे ऑब्जेक्ट में लगाना चाहते हो तो फिर आपको ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, और आगे बढ़े। चले, फिर आता है ऑफर फॉर सेल।
ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि मान लीजिए कंपनी का कोई प्रमोटर अपने शेयर अब बेचना चाह रहा है, आम जनता को बेचना चाह रहा है, तो होगा क्या कि ये प्रमोटर जो है ये जाएगा कंपनी के पास और कंपनी को ऑथराइज करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन लेगा कि मैं अपने शेयर कंपनी के नाम पर बिकवाना चाहता हूं, रादर देन मैं पब्लिक के पास जाऊं, मैं चाहता हूं कंपनी के नाम पर ये शेयर बिकवाएं। तो अब कंपनी के नाम पर प्रोस्पेक्टस इशू होगा, किसको? पब्लिक को। तो पब्लिक से जो भी पैसा आएगा वो कंपनी के पास आने के बाद, मतलब वो पैसा अल्टीमेटली तो प्रमोटर के पास जाना है, मगर कंपनी का जितना खर्चा हुआ है प्रोस्पेक्टस इशू करने में वो खर्चा माइनस करने के बाद सारा पैसा वापस चला जाएगा प्रमोटर के पास। ठीक है, अब ये जरूरी है कि प्रमोटर्स इसके लिए, इस सारे काम के लिए कंपनी को पहले ऑथराइज करें कि हाँ जी हमारे बिहाफ पर हम अपने शेयर कंपनी के थ्रू बिकवाना चाहते हैं। तो कंपनी को ऑथराइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर कंपनी जो डॉक्यूमेंट पब्लिक को इशू करेगी वो प्रोस्पेक्टस ही कहलाएगा। तो यानी कि सारे प्रोस्पेक्टस के नियम, कानून, ऑब्लिगेशन जो भी लगते हैं वो सारे के सारे उस पर भी लगेंगे, यानी कि वो भी सेक्शन 26 के नियमों के अनुसार ही होगा, वो भी 26 के नियमों के अनुसार भी होगा। मगर ये जरूरी है कि जिस भी शेयर होल्डर के शेयर बिकवाना चाह रहे हो, जो नॉर्मली प्रमोटर ही होते हैं, वो सबसे पहले कंपनी को इस काम के लिए ऑथराइज करेंगे। तो इसे ऑफर फॉर सेल कहते हैं। अब ऑफर फॉर सेल और नॉर्मल कंपनी के द्वारा इशू किए गए शेयर्स के अंदर कुछ फर्क होता है। वो क्या? क्योंकि जब नॉर्मली कंपनी अपने नाम पे ही अपने खुद के लिए ही शेयर इशू करती है, क्योंकि कंपनी ने कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट वगैरह है इसलिए शेयर इशू किए हैं, तो वहां पर कुछ रिक्वायरमेंट्स लगती हैं जो कि ऑफर फॉर सेल में नहीं लगती हैं। ऑफर फॉर सेल में कौन कौन सी चीजें नहीं लगती हैं? पहला, यहां पर मिनिमम एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, यानी कि कम से कम 5% की एप्लीकेशन अमाउंट जरूर आनी चाहिए, नहीं लगता। सिमिलरली मिनिमम सब्सक्रिप्शन का भी कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं लगता है। थर्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं लगता है, वो है यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। फॉर एग्जांपल, जब भी प्रोस्पेक्टस इशू होता है तो उसके अंदर लिखा जाता है कि हम कहां कहां जो पब्लिक से पैसा रेज कर रहे हैं उस पैसे को हम कहां कहां यूज करेंगे। अब यहां तो मुझे पता है कि जो भी पब्लिक से रेज कर रहे हैं वो सारा अमाउंट अपने प्रमोटर को देना है, तो यूटिलाइजेशन की स्टेटमेंट देने की जरूरत ही नहीं है। फोर्थ, अगर मान लीजिए अब नॉर्मली जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी का कोई भी नॉन कंप्लायंस हो रहा है तो वो बताना पड़ेगा कि कंपनी ने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की, जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं की, या क्या हुआ। परंतु अगर मान लीजिए कोई प्रमोटर शेयर इशू करना चाह रहा है, कंपनी के नाम से इशू करना चाह रहा है और प्रमोटर ने 2 साल से इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है, तो हमें वो चीजें डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली अब शेयर होल्डर, जो पब्लिक जो शेयर होल्डर बनेगी वो तो कंपनी की बनेगी ना। ये और बात है कि प्रमोटर के शेयर खरीद रही है, मगर प्रमोटर के पास जो शेयर थे वो तो कंपनी के ही थे ना। तो कंपनी के शेयर जो प्रमोटर लेके बैठा था, आज उसने वो शेयर पब्लिक को बेच दिया है, तो पब्लिक जो शेयर होल्डर है वो कंपनी की बिकी है, मगर सेल कंसिडरेशन प्रमोटर को दिया है। मेरे पास रिलायंस के शेयर हैं, मैंने रिलायंस के शेयर आपको बेच दिए, आपने मुझे पैसे दिए, मगर शेयर होल्डर तो आप रिलायंस के बने ना एज अ पब्लिक। ठीक है ना? चलिए, तो वही सिंपल सी ट्रांजैक्शन है। फिर कहता है पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटी टू बी इन अ डीमेट फॉर्म। ओके, पब्लिक ऑफर ऑफ द सिक्योरिटी टू बी इन अ डीमेट फॉर्म। देखो जी, हम जानते हैं अभी तक तो केवल लिस्टेड कंपनीज के केस में ही अभी तक तो डीमेट का कॉन्सेप्ट लगता था, अनलिस्टेड कंपनियों पे डीमेट का कॉन्सेप्ट नहीं लगता था। परंतु इन रूल्स के आने के बाद अब पब्लिक कंपनियां जो अनलिस्टेड है उनके ऊपर भी डीमेट का कॉन्सेप्ट लग गया है। वो क्या कहता है? कहता है कोई भी कंपनी जो कि पब्लिक ऑफर दे रही है, या वो कंपनी जो कि प्रेस्क्राइब है, प्रेस्क्राइब में क्या किया गया? अनलिस्टेड कंपनियों को कवर कर दिया गया, तो वो अपने शेयर आज के बाद डीमेट में ही इशू करेंगी। ओके, अच्छा जी, तो फिर कहता है इनके अलावा भी जो कंपनियां होंगी, हम तो उनको भी ऑप्शन दे रहे हैं कि वो भी अगर चाहें तो मे कन्वर्ट अपनी सिक्योरिटीज को डीमेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम तो उनको भी ऑप्शन दे रहे हैं। अच्छा, फिर कहता है कि मान लीजिए अब कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का कोई ऑफर आ रहा है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का, तो अगर कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करना चाह रही है कोई भी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, तो कहता है प्रमोटर ऑफ एवरी पब्लिक कंपनी मेकिंग अ पब्लिक ऑफर। अगर पब्लिक ऑफर देने जा रहे हो किसी भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का, पब्लिक ऑफर की बात कर रहा हूं, तो भाई डीमेट तो करवाना ही करना पड़ेगा कन्वर्टेबल सिक्योरिटी को। यस, कहता मे होल्ड सच सिक्योरिटी ओनली इन द डीमेट फॉर्म, ओनली इन द डीमेट फॉर्म, मे होल्ड सच सिक्योरिटी ओनली इन द डीमेट फॉर्म का मतलब है फिजिकल फॉर्म में हो ही नहीं सकता। एक जगह मे यूज किया और एक जगह ओनली यूज किया तो ये मे शेल नेचर का बन गया कि आपको शेल नेचर का ही करना पड़ेगा।
फिर कहता है इंटायर होल्डिंग ऑफ द कन्वर्टेबल सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी बाय द प्रमोटर, जो कि फिजिकल फॉर्म में होगी, आईपीओ की डेट तक वो कन्वर्टेबल हो जानी चाहिए डीमेट फॉर्म में, इस इशू के आने से पहले ही कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। अच्छा, ये तो पब्लिक ऑफरिंग हो रही है, तो उसके बारे में कहा कि कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी अगर आपके पास पड़ी है, कन्वर्टेबल डिबेंचर या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह कुछ भी, तो वो डीमेट फॉर्म के अंदर ही रहने चाहिए। अच्छा, फिर कहता है अब आया अनलिस्टेड कंपनी के केस में, कहता है इन केस ऑफ सच क्लास और क्लासेस ऑफ द अनलिस्टेड कंपनी एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, सभी के सभी हैं आज की डेट में, सिक्योरिटी जो है डीमेट फॉर्म में ही हेल्ड की जाएंगी। अच्छा, फिर क्या कहता है, कहता है इश्यू ऑफ सिक्योरिटी इन डीमेट फॉर्म बाय द अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, वर्ड आ गया एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, यस, कुछ एक को छोड़कर, वो क्या, एक निधि को छोड़ दिया गया है, एक गवर्नमेंट कंपनी को और एक होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी को छोड़ दिया गया, इन तीन को छोड़कर बाकी सभी के सभी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियां क्या करेंगी, अपनी कोई भी सिक्योरिटी इशू करना चाहती हैं तो वो डीमेट फॉर्म के अंदर ही करेंगी, अपनी सारी की सारी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को भी डीमेट के अंदर ही कन्वर्ट कर देंगी। ओके, फिर कन्वर्जन की बात करता है, कहता है एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो कि ऑफर देने जा रही है फॉर इश्यू ऑफ न्यू सिक्योरिटी, अब पब्लिक को नहीं, वैसे ही अगर नया कोई भी शेयर इशू करने जा रही है, अनलिस्टेड कंपनी है, कोई भी इशू करने जा रही है, चाहे पब्लिक को कर रही, पब्लिक को नहीं, मैं तो कह रहा हूं नॉर्मली भी इशू कर रही है किसी भी फॉर्म में, चाहे बायबैक कर रही है या बोनस शेयर दे रही है या राइट शेयर दे रही है, तो भाई साहब आप नहीं कर सकते जब तक कि आप डीमेट में अपनी सिक्योरिटीज को कन्वर्ट नहीं करवा लेंगे, जब तक आप डीमेट में कन्वर्ट नहीं करवा लेंगे। ठीक है जी। सिमिलरली अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का कोई भी होल्डर अगर आप शेयर के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हो या बेचना चाहते हो तो ध्यान रख लेना आपको डीमेट में ही लेने पड़ेंगे शेयर। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को हर तरफ से कह दिया गया कि अपने आप को डीमेट में कन्वर्ट कर लो। फिर एप्लीकेशन टू डिपॉजिटरी, कहता है जी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, इसके लिए आपको डिपॉजिटरी को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। डिपॉजिटरी दो है, एनएसडीएल और सीडीएसएल, उन दोनों को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि हाँ जी आप कितनी सिक्योरिटीज डीमेट में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, अपने नंबर ऑफ शेयर्स बताना पड़ेंगे। उसके अलावा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, ये रेलेवेंट है, पेपर में आ सकता है। पहला, आपको ना कुछ लोग अपॉइंट करने पड़ेंगे। पहला एक है शेयर ट्रांसफर एजेंट, जो डीमेट के अंदर अब आपके जब शेयर ट्रांसफर होंगे तो ट्रांसफरर का नाम हटा के ट्रांसफरी का नाम इंक्लूड करेगा, मतलब प्रॉपर रिकॉर्ड बना के रखेगा आपके शेयर होल्डर का। दूसरा एक होगा रजिस्ट्रार टू एन इशू, कहां गया, एक तो हो गया शेयर ट्रांसफर एजेंट, फिर दूसरा हमारा गया कहां गया, हाँ, रजिस्ट्रार टू एन इशू। ये क्या होता है, ये आपके ओरिजिनल जब अलॉटमेंट करते हो ना आप शेयर्स की, तो आपकी एक लिस्ट तैयार करता है कि ये आपके अलॉटमेंट्स की डिटेल है। नॉर्मली कंपनी में रजिस्ट्रार टू एन इशू और शेयर ट्रांसफर एजेंट एक ही होते हैं, बट अगर बहुत बड़ी कंपनियां हो जो कि सेबी में प्रिस्क्राइब है तो वहां पर ये दोनों अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं। नॉर्मली ये दोनों एक ही व्यक्ति हैंडल करता है। और तीसरा व्यक्ति है डिपॉजिटरी। तो कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तुम्हें ये बात मेक श्योर करनी पड़ेगी, पहला जो भी इनकी तीनों की सर्विसेज फीस है, किस किस की, डिपॉजिटरी की, रजिस्ट्रार की, शेयर ट्रांसफर एजेंट की, वो प्रॉपर आपने फीस की पेमेंट की हो, आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट भी इन तीनों के पास रखवाया हो कम से कम 2 साल की फीस के बराबर, और तीसरा आपने कंप्लाई कर रहे हो सभी के सभी रेगुलेशंस का जो कि इशू की गई हैं सेबी के द्वारा या डिपॉजिटरी के द्वारा फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये हर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जो भी डीमेट करवाना चाहती है, अपनी सिक्योरिटीज को डीमेट में कन्वर्ट करना चाहती है। फिर कहता है प्रोहिबिशन ऑन द डिफॉल्टिंग पब्लिक कंपनी, अगर मान लीजिए आपने यहां पर डिफॉल्ट किया तो फिर कहता है नो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, जिन्होंने यहां पर डिफॉल्ट किया तो हम ना तो आपको शेयर इशू करने देंगे, ना हम आपको बायबैक करने देंगे, ना आपको बोनस करने देंगे, ना हम आपको राइट इशू करने देंगे। ओ माय गॉड, ये तीनों कंडीशन इतनी सख्त हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये एमसीक्यू पर्पस से पूछा जा सकता है कि अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियां डीमेट के लिए अप्लाई करती हैं तो उन पे कौन कौन से एक्ट लग सकते हैं। एक तो डिपॉजिटरी एक्ट लगेगा, एक हमारा सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन 2018 लगेंगी, और सेबी रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट रेगुलेशन 1993 लगेंगी। एमसीक्यू पर्पस से रेलेवेंट है कि इनमें से कौन कौन सी रेगुलेशंस अनलिस्टेड कंपनी अगर ऑप्ट करना चाहती है
है तो उनके ऊपर लगेंगी। नाम इतना ध्यान से कर लेना कि जब वो एमसीक्यू पर्पस से पूछे तो प्लीज आप सॉल्व कर सको। फिर उसके बाद कहता है फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार। हाँ जी, हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो भी अब अपने सिक्योरिटी को डीमैट के अंदर कन्वर्ट करवा रही है, उन्हें फॉर्म नंबर PAS6 ROC को फाइल करना पड़ेगा विद इन 60 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ ईच हाफ ईयर, सर्टिफाइड बाय द कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। ये भी ध्यान रखना, MCQ पर्पस से ये भी पूछा जा सकता है, यानी कि कंप्लायंस कर रहे हो कि नहीं, आप पालन कर रहे हो कि नहीं, हर एक चीज का आपने पालन किया है कि नहीं। हर हाफ ईयर के अंदर आपको ये PAS फॉर्म नंबर 6 करना पड़ेगा फाइल। किसके पास फाइल करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ेगा। ठीक है जी। रिपोर्टिंग ऑफ डिफरेंसेस। हाँ जी, अगर मान लीजिए आपने जो डीमेट शेयर, आपने जो शेयर डीमेट में कन्वर्ट कराए और जो आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनके बीच में कोई फर्क आया है, फॉर एग्जांपल गलती से 2 बार शेयर डीमेट में कन्वर्ट हो गए। ऐसा कई बार होता है कि प्रमोटर के शेयर प्रमोटर के रूप में भी डीमेट में कन्वर्ट हो गए और पब्लिक के रूप में भी कन्वर्ट हो गए। ऐसा कई मिस्टेक्स आई हैं सामने डिपॉजिटरी की तरफ से। तो फिर इमीडिएटली अब आपके शेयर कितने हैं? 10 लाख, जबकि दिखाई दे रहे हैं डिपॉजिटरी में या डीमेट के अंदर 10,50,000। तो ये मिस्टेक इमीडिएटली डिपॉजिटरी को बताइए ताकि करेक्टिव एक्शन हो सके इस पे इमीडिएटली। आगे फिर इसके अलावा अब ध्यान रखना, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी आपको अगर कोई भी ग्रीवेंसेस होता है, कोई भी शेयर होल्डर अगर आपके खिलाफ कोई भी कंप्लेन करना चाहता है तो वो कहां पे कंप्लेन फाइल कर पाएगा? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के पास। ये एमसीक्यू पर्पस से आ सकता है और इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ही कोई भी एक्शन लेना होगा तो वो लेगी। फिर कोई भी एक्शन लेना होगा तो वही अथॉरिटी ही लेगी। ये एमसीक्यू पर्पस से ज्यादा रिलेवेंट है, ये छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखना। चलिए जी, एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये कहता है कि जब भी कंपनी पब्लिक इशू देने के लिए आएगी तो एक प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा, वो हम जानते हैं। इस प्रोस्पेक्टस की एक एडवर्टाइजमेंट भी इशू की जाएंगी। हाँ जी, न्यूज़पेपर में, टीवी चैनलों पर, हर जगह एडवर्टाइजमेंट आएंगी। हाँ, परंतु इस एडवर्टाइजमेंट का कंटेंट क्या होगा? चाहे आप न्यूज़पेपर देख लो, चाहे आप बड़े बड़े होर्डिंग्स देख लो, तो उस जो एडवर्टाइजमेंट होगा उसका एक कंटेंट होगा क्या? उसके अंदर पहला ऑब्जेक्ट जरूर बताया जाएगा, लायबिलिटी पर शेयर जरूर बताई जाएगी कि हर शेयर की कितनी लायबिलिटी है, कौन कौन सिग्नेटरीज हैं उनकी डिटेल जरूर आएगी, सब्सक्राइब्ड बाय द सिग्नेटरी, कितने शेयर सिग्नेटरी सब्सक्राइब कर रहे हैं उनकी डिटेल जरूर आएगी, और कैपिटल स्ट्रक्चर जरूर बताया जाएगा कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, मतलब ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल कितनी है, ये जरूर बताया जाएगा। फिर आता है जी हमारा कॉन्सेप्ट शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या कहता है? देखो जी, ये एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है, नॉर्मली हम कहें कि प्रोस्पेक्टस की लाइफ कितनी होती है, तो प्रोस्पेक्टस की लाइफ होती है मिनिमम 3 दिन से लेकर मैक्सिमम 7 दिन तक। परंतु कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि सेबी प्रेस्क्राइब करता है, तो वो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि एक ऐसा प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती हैं जिसकी लाइफ 1 साल तक होती है। नॉर्मली प्रोस्पेक्टस की लाइफ मिनिमम 3 से मैक्सिमम 7 दिन तक इसलिए रखी जाती है ताकि पब्लिक को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में मिल सके। परंतु जब आप 1 साल का प्रोस्पेक्टस इशू कर दोगे तो फिर पब्लिक को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? तो इसलिए लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पब्लिक को फिर भी मिलती रहे, इसलिए इस प्रकार के प्रोस्पेक्टस को जब भी इशू किया जाएगा तो उसके साथ में एक अमेंडमेंट डॉक्यूमेंट भी आएगा जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ठीक है जी। तो वो प्रोस्पेक्टस जो 1 साल तक वैलिड रहता है वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस है। शेल्फ का मतलब है कि कबर्ड में रखा गया प्रोस्पेक्टस है और दोबारा से उसी प्रोस्पेक्टस को उठा के उसके साथ में इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम मिलाकर पब्लिक से दोबारा पैसा मंगाया जा सकता है। पहली बार में तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम नहीं आएगा, पहली बार में तो प्रोस्पेक्टस ही लेटेस्ट होगा, मगर पहली बार के अलावा कभी भी दोबारा 1 साल के अंदर दोबारा जब भी आप पब्लिक से पैसा मंगाना जाओगे तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस प्लस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू करोगे साथ में, तो इज इक्वल टू न्यू प्रोस्पेक्टस बन जाएगा। ठीक है जी। तो कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है शेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ में? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ताकि इंफॉर्मेशन को अपडेट यानी कि अमेंडमेंट, नई चीजें बताई जा सके। शेल्फ प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है जिसके अंदर सिक्योरिटीज इशू किए जाती हैं और ओवर अ सर्टेन पीरियड कितना है? 1 साल के लिए, और दोबारा फर्दर प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत उसे 1 साल में नहीं होती। शेल्फ प्रोस्पेक्टस किसके द्वारा इशू किया जाता है? उन कंपनी के द्वारा जो कि सेबी के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है। वैलिडिटी कितनी रहती है? 1 साल। शेल्फ प्रोस्पेक्टस का फायदा क्या है? सबसे
सबसे बड़ा फायदा ये बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती। जब भी आप दोबारा इशू करना चाहते हो बस इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम दोबारा इशू कर देना। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के अंदर सारे चेंज आते हैं, कोई नया चार्ज जो एसेट पे क्रिएट हुआ है, मैनेजमेंट में चेंज, फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज, सब कुछ। इंटीमेशन ऑफ चेंज टू द एप्लीकेंट। हाँ जी, अगर मान लीजिए कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, शेल प्रोस्पेक्टस था, और फिर 3-4 महीने बाद दोबारा पैसा मंगाना चाहती है। कंपनी ने अभी अनाउंसमेंट ही की है कि हम पैसा मंगाना चाहते हैं, इतना सुन के ये एक शेयर होल्डर एक्साइटेड हुआ और उसने कंपनी को पैसा जमा करा दिया। अब मान लीजिए कंपनी ने जैसे ही इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम लाया तो उसमें बताया गया कि कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हो चुका है। अब वो शॉक्ड हो गया बेचारा जिसने कंपनी को पैसा दिया था, तो अब उसको हमें एक रिफंड की अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि भैया तू चाहे तो अपना ये जो पैसा तूने एप्लीकेशन हमें दी है इसको विड्रॉ कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन थोड़ी चेंज हो गई है। फिर लॉ कहता है जी शेल प्रोस्पेक्टस को अगर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के साथ मिला दिया जाए तो ये एक नए प्रोस्पेक्टस का काम करता है। दिस इज कॉल्ड एज न्यू प्रोस्पेक्टस। ठीक है जी। फिर मेरा अगला कॉन्सेप्ट आता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये क्या कहता है? देखो जी, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी एग्जैक्ट प्राइस का इशू नहीं लाती, क्योंकि एग्जैक्ट प्राइस का इशू लाने में पब्लिक का मूड पता नहीं लग पाता कि पब्लिक क्या चाहती है, कि प्राइस क्या होना चाहिए। तो कई बार कंपनी जो है ना पब्लिक को बताने देती है कि आप बताइए हमारे प्राइस का बैंड क्या होना, हमारे प्राइस एग्जैक्ट प्राइस क्या होना चाहिए। कंपनी केवल पब्लिक को एक हिंट देती है और प्राइस बैंड के रूप में एक प्राइस बैंड होता है वो बता देती है कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर, और जिसके अंदर एक मिनिमम प्राइस होता है और एक मैक्सिमम प्राइस होता है, ताकि पब्लिक उसके बीच में बोली लगा सके। तो पब्लिक बोली लगाती है। तो वो प्रोस्पेक्टस जिसके अंदर एग्जैक्ट प्राइस नहीं दिया होता और ना ही नंबर ऑफ शेयर्स की इंफॉर्मेशन होती है, उसे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। प्रोस्पेक्टस और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मेन फर्क क्या है? प्रोस्पेक्टस के अंदर एग्जैक्ट प्राइस होता है, रेड हेरिंग में नहीं होता। प्रोस्पेक्टस के अंदर नंबर ऑफ शेयर की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होती है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में नंबर ऑफ शेयर्स की इंफॉर्मेशन भी नहीं होती। पहले कंपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करती है, सेबी के पास भी यही जाता है, आरओसी के पास भी जाता है, पब्लिक के पास भी जाता है। फिर पब्लिक बिड सबमिट करती है और जब एग्जैक्ट प्राइस डिटरमाइन हो जाता है तो पब्लिक को उस एग्जैक्ट प्राइस पे अलॉटमेंट होती है, और फिर अब एग्जैक्ट प्राइस प्लस नंबर ऑफ शेयर्स की इंफॉर्मेशन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में अपडेट करके उसे प्रोस्पेक्टस बना दिया जाता है, और वो प्रोस्पेक्टस फिर सेबी और आरओसी के पास बता दिया जाता है कि लो जी ये रहा हमारा प्रोस्पेक्टस। पब्लिक को दोबारा इशू करने की जरूरत नहीं है, केवल सेबी और आरओसी को बता देते हो। पब्लिक को बताने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि पब्लिक को तो एग्जैक्ट प्राइस पे आपने अलॉटमेंट कर दिया है ना। तो फिर क्या मैं कह सकता हूं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से पहले इशू होता है? हाँ, पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू होता है, एग्जैक्ट प्राइस निकलने के बाद फिर प्रोस्पेक्टस बना के आप आरओसी और सेबी को जमा कराते हो। ये भी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी आरओसी के पास फाइल होता है, बिल्कुल। ऑब्लिगेशन एंड वेरिएशन इन द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बिल्कुल सेम है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का कंटेंट भी बिल्कुल वही होगा जो कि प्रोस्पेक्टस का होता है, यानी कि ये भी एकदम सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। हाँ, उसके बाद जब ये ऑफर कंप्लीट हो जाता है तो प्रोस्पेक्टस सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट करके प्रोस्पेक्टस के अंदर वो प्रोस्पेक्टस सेबी प्लस आरओसी के पास जमा करा दिया जाता है। ठीक हो गई इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है जी मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस। मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन बहुत रिलेवेंट है। ये कहता है मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है जिसके अंदर पहली चीज या तो कोई स्टेटमेंट जो है अनट्रू है, और दूसरा पानी खत्म लग रहा, क्लास भी खत्म। हाँ जी, या तो कोई स्टेटमेंट जो है अनट्रू है या फिर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आनी चाहिए थी वो नहीं आई है। ओके, अब आपके ऊपर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं वो मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस का सवाल बन सकता है। इनफैक्ट अगर मैं आज से 4 या 5 अटेम्प्ट पहले की बात करूं तो प्रोस्पेक्टस का मतलब ही इन मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस का सवाल होता था, बस और कोई सवाल ही नहीं आता था। बट फिर कंटेंट प्रोस्पेक्टस का बड़ा कम था, अब तो प्रोस्पेक्टस का कंटेंट बहुत बढ़ा दिया गया है, तो इसलिए अब इस पे स्कोप ज्यादा बढ़ गया, और मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस इसलिए 4-5 अटेम्प्ट से आ नहीं रहा, बट कभी भी वापसी करते कह नहीं सकते। तो मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस में सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, फिर उसके बाद अगर मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस हुआ तो उसकी लायबिलिटीज क्या क्या होंगी। तो देखो जी, 2 तरीके की लायबिलिटी होंगी, एक होगी सिविल लायबिलिटी और एक होगी क्रिमिनल लायबिलिटी। दोनों लायबिलिटीज में मेन ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिमिनल लायबिलिटी में ऑब्जेक्ट होता है कि जो भी कंसर्न्ड इन्वॉल्व है उनको सजा देना, और सिविल लायबिलिटी के अंदर मेन ऑब्जेक्ट होता है कि जिनको लॉस हुआ है उनके लॉस की भरपाई करना। तो यानी कि क्रिमिनल लायबिलिटी क्या होता है? अगर मान लीजिए जिस भी व्यक्ति ने जो भी इन्वॉल्व है मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस इशू करने में, तो हर वो व्यक्ति जिसने ऑथराइज किया इस तरीके के प्रोस्पेक्टस को वो लायबल होगा सेक्शन 447 के अंदर। बट क्या वो व्यक्ति अपनी लायबिलिटी से बच सकता है? यस, अगर वो ये प्रूव कर दे कि भैया उसने कुछ नहीं किया है, क्योंकि उसके पास तो रीजनेबल कॉज ऑफ बिलीव था कि जो स्टेटमेंट वो दे रहा है प्रोस्पेक्टस के अंदर वो सही
सही है। फॉर एग्जाम्पल मिसलीडिंग क्या था कि आपने लिखा था कि इंडस्ट्री विल ग्रो एट द रेट ऑफ 40% पर एनम, और ये मिसलीडिंग है, जबकि इंडस्ट्री ग्रो नेगेटिव कर रही है, तो फिर यह है तो मिसलीडिंग। बट आप लाइबल इसलिए नहीं हो अगर आप प्रूव कर सको कि भैया आपने 40% की ग्रोथ रेट अपने मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट की किसी मिनिस्ट्री से उठाया था, ये डेटा 40% का आपने तो वो डेटा दिया है, तो आप फिर लाइबल नहीं होगे, आप अपनी लाइबिलिटी से बच सकते हो, आप क्रिमिनल लाइबिलिटी से बच सकते हो अगर आपके पास रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव था कि वो स्टेटमेंट सही है। सिमिलरली सिविल लाइबिलिटी में कौन कौन लाइबल होगा? कंपनी और उसका हर एक ऑफिसर जो कि कंपनी का डायरेक्टर है। दूसरी बात, जिसका नाम डायरेक्टर के रूप में प्रपोज किया गया है, फॉर एग्जांपल नई नई कंपनी है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के साथ में ही इशू आ रहा है, तो जो भी प्रपोज्ड डायरेक्टर हैं वो भी लाइबल होंगे, प्रमोटर लाइबल होंगे, एक्सपर्ट लाइबल होंगे, और जिन्होंने भी ऑथराइज किया है प्रोस्पेक्टस को वो सभी लाइबल होंगे। कंपनसेट करने के लिए जो भी लॉस हुआ है शेयर होल्डर को, उनके लॉस को कंपनसेट करने के लिए दे शैल बी लाइबल। फिर क्या ये लोग भी अपनी लाइबिलिटी से बच सकते हैं? हाँ, ये भी लाइबिलिटी से बच सकते हैं अगर ये 3 कंडीशनें प्रूव हो जाएं। पहला, अगर ये प्रूव कर दें कि इन्होंने तो अपनी कंसेंट विड्रॉ कर दी थी प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले, तो ये तो अपनी कंसेंट विड्रॉ कर चुके थे। दूसरा, ये प्रोस्पेक्टस बिना उनकी नॉलेज के इशू किया गया, और जैसे उन्हें इस बात का पता लगा उन्होंने इमीडिएटली एक पब्लिक नोटिस भी जारी कर दिया था कि ये कंसेंट, ये प्रोस्पेक्टस में हमारी कंसेंट नहीं है। तीसरा, इनके पास रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव था कि ये जो एक्सपर्ट जो कि स्टेटमेंट दे रहा था प्रोस्पेक्टस के अंदर, ये एक काबिल व्यक्ति था, ये एक केपेबल व्यक्ति था। इन्हें नहीं पता था कि ये एक एक्सपर्ट केपेबल नहीं है, और मतलब इनको एक्सपर्ट के बारे में कोई घटना की जानकारी नहीं थी। ठीक है जी। फिर लाइबिलिटी ऑन द डिफ्रॉड, अगर मान लीजिए ये प्रूव हो गया कि अगर ये प्रोस्पेक्टस इशू किया गया था विद ऑब्जेक्ट टू डिफ्रॉड द जनरल पब्लिक, तो फिर क्या होगा? ये जो भी इन्वॉल्व थे इस तरीके के प्रोस्पेक्टस को इशू करने में, दे शैल बी हेल्ड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। उनकी लायबिलिटी पे कोई लिमिटेशन नहीं होगी, घर बार तक उनका बिकवा दिया जाएगा। अब ये हमारा पूरा मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस का कॉन्सेप्ट है। हम आज यहीं तक करेंगे, अगली क्लास में हम प्रोस्पेक्टस को ख़त्म करके शेयर को शुरू करेंगे। मगर मैंने एक क्वेश्चन दिया था बेलमेंट का, अब मैं अगला क्वेश्चन आज देने जा रहा हूँ आपको प्रोस्पेक्टस का, जो आपको सॉल्व करना है। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं लिस्ट दे दूंगा। जिन जिन बच्चों ने ये सॉल्व करके देना है, मैं उनकी लिस्ट एक फॉरवर्ड कर दूंगा, और कि किन किन की कॉपीज़ चेक होंगी मैं उनको बता दूंगा। फिलहाल ओहो, आज मैं क्वेश्चन लाना यहाँ पे भूल गया क्या? तो एक काम करता हूँ, टेलीग्राम के अंदर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आपने आंसर करके, क्वेश्चन टाइप नहीं करना, जिन बच्चों का भी नाम आएगा वो आज बना के क्वेश्चन बना के मुझे देंगे, और ताकि मैं सबके सामने डिस्कस कर सकूं कि हाँ जी आइए सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं कि इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए। क्वेश्चन मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस के ऊपर आएगा, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस के चांस बनते हैं इस बार। चलिए जी, देखते हैं, हम अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।